रीबर्थ ऑफ श्राप एपिसोड 10। सभी लोग किसी की हंसने की आवाज सुनकर हैरान थे। स्वाति बेटा, अब इस परात के अंदर 3 बार थूको और अपनी दाई लात मारो, आयशा ने कहा। जैसा आयशा ने कहा था स्वाति वैसा ही करती है। स्वाति खड़ी होती है और उस परात के अंदर थूककर अपनी दाई लात उस लोटे पर 3 बार मारती है। अब तुम सो जाओ बेटा, रात भर तुम सोई नहीं हो ना, देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है। जी माँ। स्वाति अपने बिस्तर पर ही लेट जाती है। वह परात जिससे आयशा ने स्वाति की नजर उतारी थी, उस पानी और लोटे से भरी परात को आयशा स्वाति के बेड के नीचे रख देती है। यार, रुद्र की चाची अब क्या कर रही है? समीर ने कहा। यह आगे की क्रिया है जिसके अंदर नजर उतारा गया पात्र जिसे नजर लगी होती है उसके बेड के नीचे रख दिया जाता है जिससे उसको किसी के हाथ पांव न लगे। फिर ये परात कब तक स्वाति के बेड के नीचे रखा रहेगा? पीयूष ने कहा। 1 हफ्ते तक बस, अर्जुन ने कहा। रात के 2 बज रहे थे। अनन्या और स्वाति एक ही कमरे में सो रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी और पंखा गोल गोल घूमे जा रहा था। फुल स्पीड पर पंखे के घूमने के बावजूद भी अनन्या को अचानक से पसीना आने लग जाता है। उसका चेहरा, गला, हाथ, पैर, कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। उसके चेहरे और गले पर पसीने की कई सारी बूंदें जमा हो जाती है। ज्यादा गर्मी लगने के कारण अनन्या की नींद खुल जाती है। जब वह उठती है तो देखती है उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह सोचने लगती है अचानक से उसका शरीर पसीने से इतना कैसे भीग गया पंखा चलने के बावजूद। अनन्या को अपना पसीना पोंछकर फिर सोने की कोशिश करती है पर उसको नींद नहीं आती है। उसको अचानक से कमरे के अंदर बहुत गर्मी होने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कमरा गर्मी के कारण तप रहा हो। स्वाति अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, जैसे उसे कोई गर्मी न लग रही हो। अनन्या उस कमरे में नहीं रह पाती है और वह उस कमरे से बाहर निकलकर छत पर टहलने के लिए आ जाती है। छत पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अनन्या का पूरा पसीना सूख चुका था, उसको अब पहले से बेहतर लग रहा था। अनन्या छत पर टहल ही रही थी कि तभी उसे अनन्या अनन्या कहते हुए किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अनन्या अनन्या अनन्या, फिर किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। अनन्या फिर अपने आसपास छत के ऊपर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वह देखती है कि दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत ने पल्लू डालकर रखा था जिस कारण अनन्या को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अनन्या सोचने लग जाती है इतनी रात को यह औरत कौन है जो दरवाजे के पास खड़े होकर मेरा नाम पुकार रही है। अनन्या अनन्या, फिर दरवाजे पर खड़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। अनन्या सीढ़ियों से नीचे जाती है और दरवाजा खोलती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे के पास कोई औरत नहीं खड़ी थी। वह सोचने लग जाती है लाल साड़ी पहनी हुई औरत कहाँ गई। तभी वही औरत उसे बाड़े के पास नजर आती है। अनन्या अनन्या, उस लाल साड़ी वाली औरत ने कहा। अनन्या धीरे धीरे अपने कदम उस लाल साड़ी वाली औरत के करीब बढ़ाने लग जाती है। अनन्या के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लाल साड़ी वाली औरत कौन है। जब अनन्या उस औरत के पास पहुंचती है तो अचानक से वह औरत वहां से गायब हो जाती है और सड़क के पास खड़ी हो जाती है। अनन्या सोचने लगती है कि यह औरत अचानक से सड़क के पास कैसे पहुंच गई। अनन्या फिर उस औरत के पास जाने लगती है पर जैसे ही अनन्या अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ाती है वह औरत वहां से जाने लगती है। अनन्या धीरे धीरे उस औरत के पीछे पीछे जाने लगती है। वह औरत अनन्या को जंगल से होते हुए रुद्र के घर के पीछे वाले तालाब के पास ले आती है। वह औरत तालाब की सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? अनन्या ने कहा। वह औरत अनन्या की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और चुपचाप तालाब के पास खड़ी रहती है। बताओ कौन हो तुम? अनन्या ने कहा। आओ अनन्या, मेरे पास आओ, लाल साड़ी वाली औरत ने कहा। पहले ये बताओ कौन हो तुम? आओ अनन्या, मेरे पास आओ। बताओ कौन हो तुम? अनन्या ने चिल्लाकर कहा। ओम नमो कामाख्या दिव्य मुख मावश्य कुरु स्वाहा, लाल साड़ी वाली औरत बोलने लग जाती है। वह औरत लगातार यही मंत्र बोले जा रही थी। आसमान में इस मंत्र की गूंज गूंजने लग जाती है। अचानक से अनन्या तालाब के पास खड़ी औरत के पास जाने लगती है। अनन्या ऐसे चल रही थी जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो। धीरे धीरे चलकर अनन्या उस औरत के पास पहुंच जाती है। वह औरत अपना मुंह अनन्या के कान की तरफ लाती है और कहती है, मेरा काम पूरा कर दो। उद्धरण चिन्ह।
जैसे ही वह औरत अनन्या के कान में ये कहती है, वह औरत वहां से गायब हो जाती है। उस औरत के गायब होते ही अनन्या मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति कहते हुए तालाब के अंदर जाने लगती है। तालाब का पानी काफी ठंडा था, पर वश में होने के कारण उसे ये भी महसूस नहीं हो रहा था। अनन्या धीरे धीरे पानी के अंदर जाए जा रही थी। अनन्या के सिर तक पानी आ गया था, पर फिर भी वह नहीं रुकी थी। मुक्ति, मुक्ति बोल बोलकर वह पानी के अंदर जाए जा रही थी और आगे बढ़ते बढ़ते ही वह पानी के अंदर पूरी तरह डूब जाती है। नहीं अनन्या नहीं, पानी से बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो कहते हुए रुद्र अपने सपने में से बाहर आ जाता है। रुद्र की आवाज सुनकर उसके सभी दोस्त उठ जाते हैं। क्या हुआ रुद्र, ये तू अनन्या का कौन से पानी से बाहर निकलने बोल रहा है? सपने में अर्जुन ने कहा। हाँ यार, वैसे भी अनन्या पानी से बाहर नहीं निकलेगी, उसे नहाना बहुत पसंद है, पीयूष ने कहा। मोटे मजाक मत कर, अभी रुद्र को देख पूरा पसीने से भीग चुका है, समीर ने कहा। क्या हुआ रुद्र, तू कुछ बताएगा? अर्जुन ने कहा। वो अनन्या है ना यार, वो पानी में डूब रही थी, रुद्र ने कहा। पानी में डूब रही थी मतलब? समीर ने हैरानी के साथ कहा। यार, मैंने एक सपना देखा जिसमें अनन्या को एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत ने अपने वश में कर लिया था और वह मुक्ति मुक्ति कहते हुए तालाब के अंदर जा रही थी, ठीक वैसे जैसे वह भिखारी मुक्ति मुक्ति बोलकर गया था पिछली बार मेरे सपने में। मतलब वो तेरे डरावने सपने आना तुझे अभी तक बंद नहीं हुए? पीयूष ने कहा। नहीं भाई, नहीं हुए, और तुम्हें पता है जिस दिन माँ की मौत हुई थी उस रात भी मैंने माँ का ही सपना देखा था जिसमें उस चुड़ैल ने माँ को मार दिया था। मुझे लगता है अनन्या की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना चाहिए, कहीं वह चुड़ैल उसे भी कुछ न कर दे। रुद्र, तू घबरा मत, हम अभी अनन्या के कमरे में जाकर देखते हैं कि वह अपने कमरे में है या नहीं, हो सकता है कि यह बस बुरा सपना हो और कुछ नहीं, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, यह कोई बुरा सपना नहीं है, तुझे भी पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है। हाँ रुद्र, याद है, तू घबरा मत, चल हम लोग अनन्या के कमरे में ही चलते हैं। हाँ चलो, समीर ने कहा। रुद्र, पीयूष, समीर और अर्जुन सभी अनन्या के कमरे में जाने लगते हैं। जब वह अनन्या के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेड पर स्वाति तो सो रही थी पर अनन्या नहीं थी। यार, यह अनन्या कहाँ चले गई? कहीं रुद्र का सपना सच तो नहीं हो गया? पीयूष ने कहा। यार, हो सकता है अनन्या वॉशरूम गई हो, चल देखते हैं अंदर, समीर ने कहा। हाँ चल, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, समीर और पीयूष स्वाति के कमरे के अंदर जाने लगते हैं। जब वह स्वाति के कमरे के वॉशरूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम का गेट खुला हुआ था और अनन्या वहां पर भी नहीं थी। यार, अनन्या तो यहाँ पर भी नहीं है, पीयूष ने कहा। यार, स्वाति को उठाकर देखे क्या, शायद उसे पता हो, समीर ने कहा। नहीं यार, स्वाति की तबीयत खराब है, उसे नींद से उठाना ठीक नहीं, और तुम ही सोचो, उसे उठाकर कोई फायदा नहीं है, वह खुद गहरी नींद में सो रही है, उसे कैसे पता हो सकता है अनन्या कहाँ पर है? अर्जुन ने कहा। यार, बात तो तेरी सही है, पर फिर अनन्या को कैसे ढूंढे? पीयूष ने कहा। यार, घर में किसी को इस वक्त उठाना ठीक नहीं है, वैसे ही सभी टेंशन में रहते हैं, ढूंढते हैं, शायद घर में ही हो अनन्या या नीचे किचन में पानी पीने गई हो, अर्जुन ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, समीर ने कहा। हाँ, तो चलो नीचे चलकर देखते हैं, पीयूष ने कहा। पीयूष, रुद्र, अर्जुन और समीर नीचे जाने लगते हैं। वह लोग सीढ़ियां ही उतर रहे थे कि तभी वह लोग देखते हैं कि अनन्या गेट पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं बाहर से आ रही हो। सभी लोग अनन्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। यार, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? अनन्या ने कहा। अनन्या की बात का कोई कुछ जवाब नहीं देता है। सभी उसे हैरानी के साथ घूरे जा रहे थे। यार, तुम लोग कुछ बोलोगे कि नहीं? यूं भूत बनकर क्यों खड़े हो? अनन्या ने कहा। अनन्या, तुम इतनी रात को कहां पर गई थी? अर्जुन ने पूछा। यार, वो क्या है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो बस सोचा बाहर थोड़ा सा टहल लूं, तो बस बाड़े पर ही खड़ी थी, बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यार, तुम्हें पता है ना, ये गांव खतरे से खाली नहीं है, रात को मौत घूमती है यहाँ पर, फिर भी तुम बाहर घूमने चले गई, वो भी अकेली? पीयूष ने कहा। तो मरने से कौन डरता है मोटे, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति, अनन्या ने भारी आवाज में कहा। अनन्या की बात सुनकर रुद्र हैरान हो जाता है और सोचने लगता है सपने में भी अनन्या मुक्ति मुक्ति ही बोलकर तालाब के अंदर गई थी। यार, अनन्या किसी को बताकर तो जाती, हमें फिक्र हो रही थी तुम्हारी, समीर ने कहा।
किसे बताती समीर, सभी तो सो रहे थे और आधी रात में तुम लोगों की नींद थोड़ी खराब करती। हाँ ये भी है, पर आगे से ध्यान रखना अनन्या, अर्जुन ने कहा। हाँ बाबा, रख लूंगी। अब मैं ऊपर सोने जाऊं, यदि तुम लोगों की पूछताछ खत्म हो गई हो तो। हाँ हाँ हो गई, पीयूष ने कहा। अनन्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगती है, तभी रुद्र देखता है कि अनन्या की कुर्ती गीली थी। रुद्र मन ही मन सोचने लगता है, यदि अनन्या बाड़े के पास ही खड़ी थी तो उसकी कुर्ती गीली कैसे हुई, कहीं अनन्या झूठ तो नहीं बोल रही। सुबह के 12 बज रहे थे और माखन लाल पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। ये साहब अभी तक क्यों नहीं आए, रोज तो वक्त पर आ जाते थे, ना जाने आज क्या हो गया, माखन लाल ने खुद से कहा। माखन लाल कुर्सी पर बैठे बैठे अजय का इंतजार ही कर रहा था कि तभी वहां पर अजय आ जाता है। अजय को देखते से ही माखन लाल खड़े हो जाता है और कहता है, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, आज बहुत देर हो गई आपको, क्या हुआ, कल रात को नींद नहीं आई थी क्या, अभी भी आंखों में नींद नजर आ रही है आपकी। माखन लाल की बात सुनकर अजय हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे कैसे पता कि कल रात को मुझे नींद नहीं आई। अजय बात को काटते हुए कहता है, बस ऐसे ही माखन लाल साहब, कब से मैं आपको एक जरूरी बात बताने के लिए कॉल कर रहा हूं पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। वो मेरा फोन खराब हो गया है, ठीक करवाने के लिए दिया है। क्या कहा, फोन खराब हो गया? पर कैसे साहब, कल रात तो ठीक था। अजय सोचने लग जाता है कि यदि मैंने इसे बता दिया कि कल रात मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी तो यह मुझे पागल समझेगा और फिर भूत प्रेत चुड़ैल पर आ जाएगा, इसलिए रात की बात को छुपाते हुए कहता है, वो बस हाथ से गिर गया था तो स्क्रीन खराब हो गई। वैसे तुम बताओगे कौन सी जरूरी बात के लिए तुम फोन कर रहे थे मुझे? साहब, वो आपने कहा था ना कि दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह पर नजर रखना। हाँ कहा तो था, फिर कुछ पता चला उसके बारे में? हाँ साहब, पता चला है कि उसका एक बेटा है कुलदीप, जो कि शहर में नौकरी करता है, सुना है वह वापस लौटकर गांव में आ गया है। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई माखनलाल साहब? नई बात तो यह है कि वह अकेला नहीं आया है बल्कि अपने साथ एक लड़की को लाया है। क्या कहा, लड़की? हाँ साहब, सुनने में आया है कि उसने शहर में ही उस लड़की से शादी कर ली थी और आज रात उसकी शादी का रिसेप्शन है दासगांव में। अच्छा, तो आज रात महेंद्र सिंह के बेटे कुलदीप की रिसेप्शन पार्टी है? हाँ साहब, शाम के 7 बज रहे थे, रुद्र के घर में सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए थे, बस स्वाति अभी तक अपने कमरे में आराम कर रही थी। आयशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? संतोष ने कहा। पर क्यों जी? भूल गई, आज महेंद्र सिंह के बेटे कुलदीप की रिसेप्शन पार्टी है। पर मेरा वहां जाने का मन नहीं है और आप तो देख ही रहे हैं कि स्वाति बेटी की तबीयत खराब है। पर ऐसे कैसे चलेगा आयशा, रिश्तेदारी निभानी भी तो जरूरी है, यदि हम वहां पर नहीं गए तो महेंद्र सिंह जी नाराज हो जाएंगे और इससे हमारे और उनके ही रिश्ते में खराबी आएगी। फिर क्या करे जी, मैं तो स्वाति को छोड़कर अभी कहीं नहीं जा सकती। रुद्र बेटा, तुम क्यों नहीं चले जाते रिसेप्शन पार्टी में? क्या कहा मैं, चाची? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, इसी बहाने तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारे दोस्त घूम भी लेंगे, ऐसे कब तक घर में शोक में डूबे रहेंगे, एक ना एक दिन तो इस हादसे को भुलाना ही पड़ेगा ना। आई थिंक चाची जी ठीक कह रही है, समीर ने कहा। हाँ यार, चलो चलते हैं, अच्छा अच्छा खाने के लिए भी मिलेगा, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए, पीयूष ने कहा। पर रुद्र ने कहा, पर वर कुछ नहीं, तुम सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी आ जाना, ठीक है? आयशा ने कहा। ठीक है चाची, रुद्र ने कहा। सभी लोग बैठे ही थे कि तभी अनन्या वहां से उठ जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए स्वाति के कमरे में जाने लगती है। यार, ये अनन्या को क्या हो गया, सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रही है, समीर ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। यार कुछ नहीं, वो लड़की है ना, और तुम्हें भी पता है लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है, इसलिए वो जल्दी चली गई, पीयूष ने कहा। रात के 8 बज गए थे, रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए रुद्र के सभी दोस्त तैयार हो गए थे। सभी लड़के जिप्सी के पास तैयार होकर खड़े हुए थे, बस अनन्या अभी तक नहीं आई थी। यार, ये अनन्या अभी तक क्यों नहीं आए? रुद्र ने कहा। यार, मैंने कहा था ना, ये लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्या करती है इतना सज धज कर, पीयूष ने कहा। यार, तैयार होना ये लड़कियों का हक है, हम उनसे उनका ये हक नहीं छीन सकते हैं, अर्जुन ने कहा। सभी लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अनन्या आ जाती है।
अनन्या को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। यार, इसको क्या हो गया? पीयूष ने कहा। एपिसोड 93 ब्लैक ड्रेस। अनन्या ने ब्लैक ड्रेस पहनकर रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में काला काजल, हाथों में काली चूड़ी और पैरों में काली सैंडल पहनकर रखी थी। यार, ये अनन्या को क्या हो गया आज? ये इसने अपने आप को पूरे काले रंग से क्यों कवर करके रखा है? समीर ने कहा। पता नहीं यार, मैं तो इसे पहली बार ऐसे अवतार में देख रहा हूँ। इसकी आंखों में देखो कितना काजल लगाकर रखा है, ऊपर से खुले बाल, किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही है ये, पीयूष ने कहा। अनन्या रुद्र, अर्जुन, समीर और पीयूष के पास जाती है और कहती है, चले। हाँ हाँ चलते हैं ना, रुद्र ने कहा। 2 मिनट बेटा, रुद्र की चाची की आवाज आती है। रुद्र की चाची ने अपने हाथ में एक नींबू पकड़ रखा था। क्या हुआ चाची? रुद्र ने कहा। वो रात हो गई है और तुम लोग बाहर जा रहे हैं, और तुम्हें तो पता ही है रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो तुम लोग बस 2 मिनट रुको। आयशा जिप्सी के पास जाती है और नींबू से 7 बार जिप्सी का उतारा उतार कर उस नींबू को जिप्सी के दाएं टायर के नीचे रख देती है। यार, रुद्र की चाची को नींबू से इंसानों की नजर उतारते हुए तो देखा है, पर यह जिप्सी का उतारा क्यों उतार रही है? पीयूष ने धीरे से कहा। वो रुद्र की चाची जिप्सी पर रक्षा कवच बना रही है। रक्षा कवच बना रही है मतलब? समीर ने कहा। मतलब ये कि अब हमारी जिप्सी रास्ते में कहीं खराब नहीं होगी और कोई भी बुरी शक्ति हमारी जिप्सी के अंदर नहीं बैठ पाएगी। तुमने कई बार देखा होगा कि अक्सर कई कार बाइक्स का एक ही सड़क पर एक ही जगह एक्सीडेंट हो जाता है और लोग कहते हैं कि वह रास्ता अशुभ है, यह उसी कारण होता है, अर्जुन ने कहा। जब आयशा की नज़र अनन्या पर पड़ती है तो वह कहती है, अरे ये क्या बेटा, ये तुमने काले कपड़े क्यों पहनकर रखे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या शादी ब्याह और शुभ कार्यों में काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं? वो आंटी जी, मेरे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सोचा यही ड्रेस पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनी, अच्छी लग रही है ना? हाँ हाँ ठीक दिख रही है, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अब चले, रुद्र ने जिप्सी के अंदर बैठते हुए कहा। हाँ चलो। रुद्र, अर्जुन, समीर और पीयूष जिप्सी के अंदर बैठ जाते हैं, पर अनन्या अभी तक जिप्सी के अंदर नहीं बैठी थी। क्या कर रही हो यार अनन्या? एक तो पहले ही तुमने तैयार होने में देर लगा दी, अब जिप्सी के अंदर भी नहीं बैठ रही हो। तुम्हें नहीं पता पर मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, अगर जल्दी ही खाना मेरे पेट में नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा, पीयूष ने कहा। अनन्या बार बार अपना कदम जिप्सी के अंदर बैठने के लिए तो बढ़ा रही थी, पर जिप्सी के अंदर बैठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति अनन्या को जिप्सी के अंदर बैठने से रोक रही हो। यार, क्या कर रही हो अनन्या, जल्दी बैठो, समीर ने कहा। अनन्या अपने बालों का जुड़ा बांध लेती है। जैसे ही वह जुड़ा बांधती है, उसकी आंखों का काजल अपने आप गायब हो जाता है। अनन्या आराम से जिप्सी के अंदर बैठ जाती है। रुद्र और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। जब पीयूष देखता है कि अनन्या की आंखों का काजल एकदम से गायब हो गया है, तो वह अनन्या से धीरे से पूछता है, यार अनन्या, तुम्हारी आंखों का काजल कहाँ चले गया? अभी तो तुमने काजल लगाया था। क्या कहा काजल लगाया था? वह भी मैंने। तू क्या पागल हो रहा है मोटे? मुझे तो काजल से एलर्जी है, मैंने कब काजल लगा लिया? अनन्या की बात सुनकर पीयूष मन ही मन सोचने लगता है, यह अनन्या को क्या हो गया? आज सुबह से ही यह कैसी हरकतें कर रही है? कहीं शादी में जाकर यह कोई हंगामा खड़ा न कर दे। रुद्र और उसके दोस्त लोग आधे रास्ते तक आ गए थे और बहुत जल्द वह लोग दास गांव पहुंचने वाले थे। यार, तुम लोग चुप चुप क्यों बैठे हो? कुछ बातें करो, पीयूष ने कहा। हाँ यार, सही कह रहा है, रास्ते में बातें ना करो तो सफर कटता ही नहीं है, समीर ने कहा। पर क्या बातें करे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रुद्र ने कहा। ये क्या रुद्र, अगर दोस्तों से भी बातें करने में ये सोचना पड़े कि क्या बात करनी है तो किस काम की दोस्ती, अर्जुन ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें पता है तन्वी और मैं तो जब साथ साथ बैठते थे तो बातें करना बंद ही नहीं करते थे। बातें करते करते कब पूरी रात गुजर जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था, अनन्या ने कहा। ऐसी क्या बात करते थे यार तुम और तन्वी, जरा मुझे भी तो बताओ, पीयूष ने कहा। तू क्या करेगा जानकर मोटे, तुझे बड़ा इंटरेस्ट है लड़कियों की बातें जानने में। यार, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, पीयूष ने कहा। वैसे तुम्हें पता है रुद्र, तन्वी तुमसे बहुत प्यार करती थी, अक्सर वह मुझसे तुम्हारे बारे में ही बातें किया करती थी कि रुद्र ऐसा है, रुद्र वैसा। रुद्र ने आज ये किया, हर वक्त बस तुम्हारे ही बारे में बातें करती रहती थी, अनन्या ने कहा। रुद्र अनन्या की बातों को कुछ जवाब नहीं देता है।
क्या तन्वी ने मेरे बारे में कभी तुमसे बातें नहीं की? पीयूष ने कहा। वो तेरे बारे में क्यों बात करेगी मोटे, तू क्या लगता था उसका जो वो तेरे बारे में बात करे? यार ट्राई तो मैंने भी बहुत किया था ना उस पर कॉलेज टाइम में, पर वो पटी किससे, इस भोंदू रुद्र से, पीयूष ने कहा। वो जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है ना वो उससे मिल ही जाता है, समीर ने कहा। हाँ वो तो है, जैसे रुद्र और तन्वी एक दूसरे के लिए बने थे, अनन्या ने कहा। पर हम कहाँ मिले अनन्या, मेरी किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पहले मुझसे मेरी तन्वी छीनी, फिर मुझसे मेरी माँ, रुद्र ने कहा। यार रुद्र ऐसा मत बोल, कभी कभी हम इंसानों से कुछ गलतियां हो जाती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन गलतियों पर हम पछतावा करना चाहिए, बल्कि उन गलतियों को हमें ठीक करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पर अर्जुन अब वह वक्त निकल गया है जब उन गलतियों को ठीक किया जाए। वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और चाहकर भी हम उसे मुट्ठी में बांध नहीं सकते, रुद्र ने कहा। रुद्र जब तक तू हमें बताएगा ही नहीं कि गलती क्या हुई थी तब तक उस गलती को ठीक कैसे किया जा सकता है? तूने आज तक हमें नहीं बताया कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था। तेरा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि तेरे और तन्वी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों अलग हो गए, अर्जुन ने कहा। हाँ रुद्र, तन्वी ने भी उस दिन मुझे कुछ नहीं बताया था, वह बस रोए जा रही थी। उससे मैंने बहुत पूछा कि आखिर उसका और तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अनन्या ने कहा। हाँ रुद्र, तुझे आज तो हमें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था। एल जब तक तू नहीं बताएगा तो वह प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और तुझे भी पता है दर्द बांटने से ही कम होता है। हो सकता है कि हम लोग तेरी और तन्वी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समीर ने कहा। ठीक है तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे और तन्वी के बीच क्या हुआ था, रुद्र ने कहा। एपिसोड 94, पहली मुलाकात। तुम्हें पता है मेरी और तन्वी की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? रुद्र ने जिप्सी चलाते हुए कहा। हाँ पता है, कॉलेज में ना, अर्जुन ने कहा। हाँ यार जाहिर सी बात है, हम सब कॉलेज में ही तो मिले थे, तो तुम दोनों की भी पहली मुलाकात वहीं पर हुई होगी, पीयूष ने कहा। नहीं, हमारी पहली मुलाकात MP ऑनलाइन की दुकान में हुई थी। क्या कहा? MP ऑनलाइन की दुकान में हुई थी, सब ने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ, उस दिन हमारे कॉलेज की एडमिशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। मैं एक MP ऑनलाइन की दुकान में था, तभी वहां पर एक सफेद स्कार्फ पहने हुए तन्वी आ गई। बस वहीं पर पहली बार मैंने तन्वी को देखा था। रुद्र अपने दोस्तों को उसकी और तन्वी की पहली मुलाकात बताते हुए उस दिन को याद करने लग जाता है। रुद्र MP ऑनलाइन की दुकान पर था और अपने कॉलेज की फीस भरवा रहा था, तभी वहां पर सफेद स्कार्फ बांधे एक लड़की आ जाती है। उस लड़की ने अपने चेहरे पर तो स्कार्फ बांध कर ही रखा था, साथ ही साथ अपने गले पर भी स्कार्फ बांध कर रखा था। भैया मेरे कॉलेज की एडमिशन फीस भर दीजिए जल्दी, आज आखिरी तारीख है एडमिशन फीस जमा करने की, उस लड़की ने जल्दी जल्दी कहा। कौन सा कॉलेज है आपका? MP ऑनलाइन वाले ने कहा। GUITRGPV उस लड़की ने कहा। जब रुद्र उस लड़की के मुंह से सुनता है कि उसका UITRGPV कॉलेज, तो वह सोचने लगता है ये तो वही कॉलेज है जहां पर मैंने अपना एडमिशन करवाया है। उस लड़की को बहुत गर्मी लग रही थी, वह अपने हाथ से बार बार अपने आप को हवा दे रही था। भैया आपकी शॉप पर पंखा नहीं है क्या? उस लड़की ने कहा। पंखा तो है पर खराब है, शॉप वाले ने कहा। वह लड़की अपना स्कार्फ खोल लेती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तन्वी ही थी। जैसे ही तन्वी अपना स्कार्फ खोलती है, रुद्र तन्वी को घूरने लग जाता है। वह बस उसी को देखे जा रहा था, उसे तन्वी की जगह कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन हो और तन्वी मछली जिस पर उसे निशाना साधना है। जी आपके 33,000 रुपये लगेंगे, MP ऑनलाइन वाले ने कहा। पर फीस तो 32,500 की है ना, तन्वी ने कहा। 500 रुपये हमारा चार्ज है, वो क्या है ना, बैंक ट्रांसफर का हमारा भी चार्ज कटता है ना। जी ठीक है, कर दीजिए, आपके यहाँ पर कार्ड से पेमेंट हो जाएगी ना, तन्वी ने कहा। जी नहीं, कार्ड से तो नहीं हो पाएगी, आप एक काम कीजिए, सामने ही ATM है, आप वहीं से ले आए, शॉप वाले ने कहा। जी मैं ले आती हूँ। तन्वी वहां से चले जाती है। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, यार लड़की तो अच्छी है पर पता नहीं कौन सी ब्रांच की है, मैकेनिकल की तो हो नहीं सकती, देखकर लगता है किसी CS ब्रांच की होगी। रुद्र यही सोच रहा था कि तभी वहां पर तन्वी आ जाती है।
वो भैया ATM का तो सर्वर डाउन है, मैं पैसे नहीं निकाल पाए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना ATM आपके पास जमा कर दूं। आप मेरी फीस भर दीजिए, मैं कल आकर ले लूंगी। ATM वो क्या है ना, आज मेरी फीस जमा करने की लास्ट डेट है, तन्वी ने कहा। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, शॉप वाले ने कहा। प्लीज भैया समझने की कोशिश कीजिए, तन्वी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आप समझिए मैम, बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, यदि ऐसे ही हम सबकी मदद करने लगे तो हमारी दुकान तो डूब जाएगी ना। प्लीज भैया, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। रुद्र वहीं पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। भैया आप इनकी फीस भर दीजिए, मैं इनके पैसे दे दूंगा, रुद्र ने कहा। एक अनजान लड़के को अपनी फीस भरते हुए देख तन्वी कहती है, सॉरी पर आप कौन? मैं आपको नहीं जानती, आप क्यों मेरी फीस भर रहे हैं? अरे इसमें जानने वाली क्या बात है, मैंने भी UIT कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपका हमारा एक ही कॉलेज है। हम बहुत देर से आपको यहाँ पर देख रहे थे, आप बहुत परेशान दिख रही थी और हमारी माँ कहती है जब भी कोई परेशानी में दिखे तो उसकी मदद कर दो, उसकी दुआएं बहुत काम आती है। पर मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। अरे इसमें जानने वाली क्या बात है, शेक्सपियर कहकर गए हैं नाम में क्या रखा है, पर फिर भी आपको जानना हो तो हमारा नाम रुद्र है। और आपका? तन्वी, कहाँ की रहने वाली है आप? वैसे ये सब बातें हम बाद में करें, अभी फीस भर दे, आज लास्ट डेट है। अरे हाँ क्यों नहीं। रुद्र पैसे देकर तन्वी की एडमिशन फीस जमा करवा देता है। तो कहाँ पर थे हम? हाँ याद आया, कहाँ से है आप? रुद्र ने तन्वी से कहा। आपने क्या नाम बताया था आपका? तन्वी ने कहा। जी रुद्र। तो मिस्टर रुद्र आपका मोबाइल नंबर क्या है? रुद्र मन ही मन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसने तन्वी को पहली ही बार में इम्प्रेस कर दिया। जी लिखिए 8,87,137 तारांकन 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 तारांकन। रुद्र तन्वी को अपना मोबाइल नंबर बताता है कि तभी रुद्र का मोबाइल बजने लग जाता है, ट्रिंग ट्रिंग। रुद्र देखता है कि उसे अनजान नंबर से कॉल आया था। वह फोन उठाने लग जाता है। तभी तन्वी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे उठाए मत, मेरा ही नंबर है। ये सबूत है कि मैं आपका पैसा लेकर कहीं नहीं भागूंगी। आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं अपनी जान पहचान बनाने नहीं आई हूँ, समझे? एल पढ़ने लिखने के लिए आई हूँ। जब तुम कॉलेज आओ तो बता देना, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वहीं पर दे दूंगी। मैं कहाँ पर रखती हूँ, क्या करती हूँ, ये जानने की जरूरत नहीं है, समझे? इतना कहकर तन्वी उस शॉप से चले जाती है। तन्वी के जाने के बाद रुद्र को गिल्टी फील होने लगता है और सोचने लगता है शायद मैंने उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। रुद्र अपने ख्यालों की यादों में से बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब तूने बिना तन्वी से जान पहचान के उसे 30,000 रुपए दे दिए? समीर ने कहा। हाँ यार, क्या करता अगर वह फ्रॉड होती तो। यार कैसी बातें करता है, कैसे फ्रॉड होती? कॉलेज की फीस मेरे सामने भरी थी, और वैसे भी इंसान की सूरत से ही पता चल जाता है कि वह किस प्रकार का इंसान है। यार रुद्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू बातों को घुमा रहा है? तुझे ये बताना चाहिए था कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप कैसे हुआ, और तू हमें ये बता रहा है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई, पीयूष ने कहा। मोटे, जब तुझे यही पता नहीं होगा कि हमारी प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई तो ये जानकर क्या करेगा कि हमारी प्रेम कहानी खत्म कैसे हुई? आज जब फैसला किया ही है मैंने अपनी प्रेम कहानी सुनाने का, तो तुम सबको सब कुछ सुनना पड़ेगा, हर वह बात जो मुझसे और तन्वी से जुड़ी है, समझे? वरना मैं नहीं बताने वाला कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। यार भाई, तुझे जैसे बताना है तू वैसे बता, पर हमें आज बता ही देना कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था, समझे? तो फिर आगे बता, उसके बाद क्या हुआ? फिर तन्वी को तूने कॉलेज जाते वक्त पैसों के लिए फोन किया या नहीं? समीर ने कहा। अनन्या ने ब्लैक ड्रेस पहनकर रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में काला काजल, हाथों में काली चूड़ी और पैरों में काली सैंडल पहनकर रखी थी। यार ये अनन्या को क्या हो गया आज? ये इसने अपने आप को पूरे काले रंग से क्यों कवर करके रखा है? समीर ने कहा। पता नहीं यार, मैं तो इसे पहली बार ऐसे अवतार में देख रहा हूँ। इसकी आंखों में देखो कितना काजल लगाकर रखा है, ऊपर से खुले बाल, किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही है ये, पीयूष ने कहा। अनन्या रुद्र, अर्जुन, समीर और पीयूष के पास जाती है और कहती है, चले। हाँ हाँ चलते हैं ना, रुद्र ने कहा। 2 मिनट बेटा, रुद्र की चाची की आवाज आती है। रुद्र की चाची ने अपने हाथ में एक नींबू पकड़ रखा था। क्या हुआ चाची? रुद्र ने कहा।
वो रात हो गई है और तुम लोग बाहर जा रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है रात में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो तुम लोग बस 2 मिनट रुको। आयशा जिप्सी के पास जाती है और नींबू से 7 बार जिप्सी का उतारा उतार कर उस नींबू को जिप्सी के दाएं टायर के नीचे रख देती है। यार, रुद्र की चाची को नींबू से इंसानों की नजर उतारते हुए तो देखा है, पर यह जिप्सी का उतारा क्यों उतार रही है? पीयूष ने धीरे से कहा। वो रुद्र की चाची जिप्सी पर रक्षा कवच बना रही है। रक्षा कवच बना रही है मतलब? समीर ने कहा। मतलब ये कि अब हमारी जिप्सी रास्ते में कहीं खराब नहीं होगी और कोई भी बुरी शक्ति हमारी जिप्सी के अंदर नहीं बैठ पाएगी। तुमने कई बार देखा होगा कि अक्सर कई कार बाइक्स का एक ही सड़क पर एक ही जगह एक्सीडेंट हो जाता है और लोग कहते हैं कि वह रास्ता अशुभ है, यह उसी कारण होता है, अर्जुन ने कहा। जब आयशा की नज़र अनन्या पर पड़ती है तो वह कहती है, अरे ये क्या बेटा, ये तुमने काले कपड़े क्यों पहनकर रखे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या शादी ब्याह और शुभ कार्यों में काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं? वो आंटी जी, मेरे ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सोचा यही ड्रेस पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनी, अच्छी लग रही है ना? हाँ हाँ, ठीक दिख रही है, आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अब चले, रुद्र ने जिप्सी के अंदर बैठते हुए कहा। हाँ चलो। रुद्र, अर्जुन, समीर और पीयूष जिप्सी के अंदर बैठ जाते हैं, पर अनन्या अभी तक जिप्सी के अंदर नहीं बैठी थी। क्या कर रही हो यार अनन्या, एक तो पहले ही तुमने तैयार होने में देर लगा दी, अब जिप्सी के अंदर भी नहीं बैठ रही हो। तुम्हें नहीं पता पर मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, अगर जल्दी ही खाना मेरे पेट में नहीं गया तो पता नहीं क्या होगा, पीयूष ने कहा। अनन्या बार बार अपना कदम जिप्सी के अंदर बैठने के लिए तो बढ़ा रही थी, पर जिप्सी के अंदर बैठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति अनन्या को जिप्सी के अंदर बैठने से रोक रही हो। यार क्या कर रही हो अनन्या, जल्दी बैठो, समीर ने कहा। अनन्या अपने बालों का जुड़ा बांध लेती है। जैसे ही वह जुड़ा बांधती है उसकी आंखों का काजल अपने आप गायब हो जाता है। अनन्या आराम से जिप्सी के अंदर बैठ जाती है। रुद्र और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। जब पीयूष देखता है कि अनन्या की आंखों का काजल एकदम से गायब हो गया है तो वह अनन्या से धीरे से पूछता है, यार अनन्या, तुम्हारी आंखों का काजल कहाँ चले गया? अभी तो तुमने काजल लगाया था। क्या कहा काजल लगाया था? वह भी मैंने। तू क्या पागल हो रहा है मोटे, मुझे तो काजल से एलर्जी है, मैंने कब काजल लगा लिया? अनन्या की बात सुनकर पीयूष मन ही मन सोचने लगता है, यह अनन्या को क्या हो गया? आज सुबह से ही यह कैसी हरकतें कर रही है, कहीं शादी में जाकर यह कोई हंगामा खड़ा न कर दे। रुद्र और उसके दोस्त लोग आधे रास्ते तक आ गए थे और बहुत जल्द वह लोग दास गांव पहुंचने वाले थे। यार तुम लोग चुप चुप क्यों बैठे हो, कुछ बातें करो, पीयूष ने कहा। हाँ यार सही कह रहा है, रास्ते में बातें न करो तो सफर कटता ही नहीं है, समीर ने कहा। पर क्या बातें करे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, रुद्र ने कहा। ये क्या रुद्र, अगर दोस्तों से भी बातें करने में ये सोचना पड़े कि क्या बात करनी है तो किस काम की दोस्ती, अर्जुन ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें पता है तन्वी और मैं तो जब साथ साथ बैठते थे तो बातें करना बंद ही नहीं करते थे। बातें करते करते कब पूरी रात गुजर जाती थी कुछ पता ही नहीं चलता था, अनन्या ने कहा। ऐसी क्या बात करते थे यार तुम और तन्वी, जरा मुझे भी तो बताओ, पीयूष ने कहा। तू क्या करेगा जानकर मोटे, तुझे बड़ा इंटरेस्ट है लड़कियों की बातें जानने में? यार वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, पीयूष ने कहा। वैसे तुम्हें पता है रुद्र, तन्वी तुमसे बहुत प्यार करती थी, अक्सर वह मुझसे तुम्हारे बारे में ही बातें किया करती थी कि रुद्र ऐसा है, रुद्र वैसा, रुद्र ने आज ये किया, हर वक्त बस तुम्हारे ही बारे में बातें करती रहती थी, अनन्या ने कहा। रुद्र अनन्या की बातों को कुछ जवाब नहीं देता है। क्या तन्वी ने मेरे बारे में कभी तुमसे बातें नहीं की? पीयूष ने कहा। वो तेरे बारे में क्यों बात करेगी मोटे, तू क्या लगता था उसका जो वो तेरे बारे में बात करे? यार ट्राई तो मैंने भी बहुत किया था ना उस पर कॉलेज टाइम में, पर वो पटी किससे, इस भोंदू रुद्र से, पीयूष ने कहा। वो जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है ना वह उससे मिल ही जाता है, समीर ने कहा। हाँ वो तो है, जैसे रुद्र और तन्वी एक दूसरे के लिए बने थे, अनन्या ने कहा। पर हम कहाँ मिले अनन्या, मेरी किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पहले मुझसे मेरी तन्वी छीनी, फिर मुझसे मेरी माँ, रुद्र ने कहा। यार रुद्र ऐसा मत बोल, कभी कभी हम इंसानों से कुछ गलतियां हो जाती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उन गलतियों पर हम पछतावा करना चाहिए, बल्कि उन गलतियों को हमें ठीक करना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पर अर्जुन अब वह वक्त निकल गया है जब उन गलतियों को ठीक किया जाए,
वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और चाहकर भी हम उसे मुट्ठी में बांध नहीं सकते, रुद्र ने कहा। रुद्र, जब तक तू हमें बताएगा ही नहीं कि गलती क्या हुई थी तब तक उस गलती को ठीक कैसे किया जा सकता है। तूने आज तक हमें नहीं बताया कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था। तेरा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि तेरे और तन्वी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों अलग हो गए, अर्जुन ने कहा। हाँ रुद्र, तन्वी ने भी उस दिन मुझे कुछ नहीं बताया था, वह बस रोए जा रही थी। उससे मैंने बहुत पूछा कि आखिर उसका और तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, अनन्या ने कहा। हाँ रुद्र, तुझे आज तो हमें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था। जब तक तू नहीं बताएगा तो वह प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और तुझे भी पता है दर्द बांटने से ही कम होता है। हो सकता है कि हम लोग तेरी और तन्वी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समीर ने कहा। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे और तन्वी के बीच क्या हुआ था, रुद्र ने कहा। तुम्हें पता है मेरी और तन्वी की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी, रुद्र ने जिप्सी चलाते हुए कहा। हाँ पता है, कॉलेज में ना, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, जाहिर सी बात है, हम सब कॉलेज में ही तो मिले थे, तो तुम दोनों की भी पहली मुलाकात वहीं पर हुई होगी, पीयूष ने कहा। नहीं, हमारी पहली मुलाकात पी ऑनलाइन की दुकान में हुई थी। क्या कहा पी ऑनलाइन की दुकान में हुई थी, सब ने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ, उस दिन हमारे कॉलेज की एडमिशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। मैं एक पी ऑनलाइन की दुकान में था, तभी वहां पर एक सफेद स्कार्फ पहने हुए तन्वी आ गई। बस वहीं पर पहली बार मैंने तन्वी को देखा था। रुद्र अपने दोस्तों को उसकी और तन्वी की पहली मुलाकात बताते हुए उस दिन को याद करने लग जाता है। रुद्र पी ऑनलाइन की दुकान पर था और अपने कॉलेज की फीस भरवा रहा था, तभी वहां पर सफेद स्कार्फ बांधे एक लड़की आ जाती है। उस लड़की ने अपने चेहरे पर तो स्कार्फ बांध कर ही रखा था, साथ ही साथ अपने गले पर भी स्कार्फ बांध कर रखा था। भैया मेरे कॉलेज की एडमिशन फीस भर दीजिए जल्दी, आज आखिरी तारीख है एडमिशन फीस जमा करने की, उस लड़की ने जल्दी जल्दी कहा। कौन सा कॉलेज है आपका, पी ऑनलाइन वाले ने कहा। GUITRGPV, उस लड़की ने कहा। जब रुद्र उस लड़की के मुंह से सुनता है कि उसका UITRGPV कॉलेज, तो वह सोचने लगता है ये तो वही कॉलेज है जहां पर मैंने अपना एडमिशन करवाया है। उस लड़की को बहुत गर्मी लग रही थी, वह अपने हाथ से बार बार अपने आप को हवा दे रही था। भैया आपकी शॉप पर पंखा नहीं है क्या, उस लड़की ने कहा। पंखा तो है पर खराब है, शॉप वाले ने कहा। वह लड़की अपना स्कार्फ खोल लेती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तन्वी ही थी। जैसे ही तन्वी अपना स्कार्फ खोलती है, रुद्र तन्वी को घूरने लग जाता है। वह बस उसी को देखे जा रहा था, उसे तन्वी की जगह कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन हो और तन्वी मछली जिस पर उसे निशाना साधना है। जी, आपके 33,000 रुपये लगेंगे, पी ऑनलाइन वाले ने कहा। पर फीस तो 32,500 की है ना, तन्वी ने कहा। 500 रुपये हमारा चार्ज है, वो क्या है ना, बैंक ट्रांसफर का हमारा भी चार्ज कटता है ना। जी ठीक है, कर दीजिए, आपके यहाँ पर कार्ड से पेमेंट हो जाएगी ना, तन्वी ने कहा। जी नहीं, कार्ड से तो नहीं हो पाएगी, आप एक काम कीजिए, सामने ही ATM है, आप वहीं से ले आए, शॉप वाले ने कहा। जी मैं ले आती हूँ। तन्वी वहां से चले जाती है। रुद्र मन ही मन सोच रहा था, यार लड़की तो अच्छी है पर पता नहीं कौन सी ब्रांच की है, मैकेनिकल की तो हो नहीं सकती, देखकर लगता है किसी एस ब्रांच की होगी। रुद्र यही सोच रहा था कि तभी वहां पर तन्वी आ जाती है। वो भैया ATM का तो सर्वर डाउन है, मैं पैसे नहीं निकाल पाए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना ATM आपके पास जमा कर दूं, आप मेरी फीस भर दीजिए, मैं कल आकर ले लूंगी। ATM वो क्या है ना, आज मेरी फीस जमा करने की लास्ट डेट है, तन्वी ने कहा। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, शॉप वाले ने कहा। प्लीज भैया समझने की कोशिश कीजिए, तन्वी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आप समझिए मैम, बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, यदि ऐसे ही हम सबकी मदद करने लगे तो हमारी दुकान तो डूब जाएगी ना। प्लीज भैया, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। रुद्र वहीं पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। भैया आप इनकी फीस भर दीजिए, मैं इनके पैसे दे दूंगा, रुद्र ने कहा। एक अनजान लड़के को अपनी फीस भरते हुए देख तन्वी कहती है, सॉरी पर आप कौन, मैं आपको नहीं जानती, आप क्यों मेरी फीस भर रहे हैं।
अरे इसमें जानने वाली क्या बात है, मैंने भी UIT कॉलेज में एडमिशन लिया है। आपका हमारा एक ही कॉलेज है। हम बहुत देर से आपको यहाँ पर देख रहे थे। आप बहुत परेशान दिख रही थी और हमारी माँ कहती है जब भी कोई परेशानी में दिखे तो उसकी मदद कर दो, उसकी दुआएं बहुत काम आती है। पर मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। अरे इसमें जानने वाली क्या बात है, शेक्सपियर कहकर गए हैं नाम में क्या रखा है। पर फिर भी आपको जानना हो तो हमारा नाम रुद्र है। और आपका? तन्वी। कहाँ की रहने वाली है आप? वैसे ये सब बातें हम बाद में करें, अभी फीस भर दे, आज लास्ट डेट है। अरे हाँ क्यों नहीं। रुद्र पैसे देकर तन्वी की एडमिशन फीस जमा करवा देता है। तो कहाँ पर थे हम? हाँ याद आया, कहाँ से है आप? रुद्र ने तन्वी से कहा। आपने क्या नाम बताया था आपका? तन्वी ने कहा। जी रुद्र। तो मिस्टर रुद्र आपका मोबाइल नंबर क्या है? रुद्र मन ही मन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसने तन्वी को पहली ही बार में इम्प्रेस कर दिया। जी लिखिए 8,87,137 तारांकन 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 तारांकन। रुद्र तन्वी को अपना मोबाइल नंबर बताता है कि तभी रुद्र का मोबाइल बजने लग जाता है। ट्रिंग ट्रिंग। रुद्र देखता है कि उसे अनजान नंबर से कॉल आया था। वह फोन उठाने लग जाता है। तभी तन्वी उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे उठाए मत, मेरा ही नंबर है। ये सबूत है कि मैं आपका पैसा लेकर कहीं नहीं भागूंगी। आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं अपनी जान पहचान बनाने नहीं आई हूँ, समझे, एल पढ़ने लिखने के लिए आई हूँ। जब तुम कॉलेज आओ तो बता देना, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वहीं पर दे दूंगी। मैं कहाँ पर रखती हूँ, क्या करती हूँ, ये जानने की जरूरत नहीं है, समझे। इतना कहकर तन्वी उस शॉप से चले जाती है। तन्वी के जाने के बाद रुद्र को गिल्टी फील होने लगता है और सोचने लगता है शायद मैंने उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। रुद्र अपने ख्यालों की यादों में से बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब तूने बिना तन्वी से जान पहचान के उसे 30,000 रुपए दे दिए? समीर ने कहा। हाँ यार, क्या करता अगर वह फ्रॉड होती तो। यार कैसी बातें करता है, कैसे फ्रॉड होती? कॉलेज की फीस मेरे सामने भरी थी और वैसे भी इंसान की सूरत से ही पता चल जाता है कि वह किस प्रकार का इंसान है। यार रुद्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू बातों को घुमा रहा है। तुझे ये बताना चाहिए था कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप कैसे हुआ और तू हमें ये बता रहा है कि तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई, पीयूष ने कहा। मोटे, जब तुझे यही पता नहीं होगा कि हमारी प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई तो ये जानकर क्या करेगा कि हमारी प्रेम कहानी खत्म कैसे हुई। आज जब फैसला किया ही है मैंने अपनी प्रेम कहानी सुनाने का तो तुम सबको सब कुछ सुनना पड़ेगा, हर वह बात जो मुझसे और तन्वी से जुड़ी है, समझे, वरना मैं नहीं बताने वाला कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ था। यार भाई, तुझे जैसे बताना है तू वैसे बता, पर हमें आज बता ही देना कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था, समझे। तो फिर आगे बता, उसके बाद क्या हुआ? फिर तन्वी को तूने कॉलेज जाते वक्त पैसों के लिए फोन किया या नहीं? समीर ने कहा। नहीं यार, मैंने तन्वी को फिर कॉल नहीं किया, रुद्र ने कहा। पर क्यों? समीर ने कहा। यार बस मन नहीं किया, तू तो जानता ही है मुझे, सूरत से भले में बिगड़ा हुआ दिखता हूं पर हूं तो शरीफ ही नाम है। हाँ वो तो है, अनन्या ने कहा। फिर आगे क्या हुआ? तुम दोनों कॉलेज से पहले पैसे वापस करने के लिए कहीं मिले या नहीं? पीयूष ने कहा। नहीं यार, नहीं मिले, फिर हम सीधे कॉलेज में ही मिले जब अपना कॉलेज में पहला दिन था ना, उसी दिन उसने मुझे कॉलेज की कैंटीन में बुलाया था और वहां पर आते से ही उसने मुझे पैसे दे दिए थे और मुझे ब्लॉक कर दिया था। क्या कहा, ब्लॉक कर दिया था? सभी ने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ यार, कुछ दिनों तक व्हाट्सएप पर उसकी डीपी दिखी थी पर फिर दिखी नहीं। उसकी डीपी को ही मैंने अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया था और वह वॉलपेपर कब मेरे दिल की डीपी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ तन्वी ने उस दिन सिर्फ मुझको ब्लॉक किया था, मेरा मोबाइल लेकर अपना नंबर डिलीट कर दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हें पता है जिस वक्त तन्वी ने मुझे मेरे पैसे वापस किए थे तब तक मुझे नहीं पता था कि तन्वी की कौन सी ब्रांच है। वो तो जब मैंने क्लास में एंट्री ली तो देखा तन्वी फर्स्ट बेंच पर ही अनन्या के बगल में बैठी हुई थी। हाँ सही कहा यार, मुझे भी याद है, तन्वी ही मेरी कॉलेज में मेरी पहली दोस्त बनी थी, अनन्या ने कहा। और मेरा कॉलेज में पहला दोस्त यह मोटा पीयूष बना था, मैं इसके साथ क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था, आखिर हम दोनों बैक बेंचर्स जो थे, समीर ने कहा। और मेरा रुद्र पहले दिन यही मेरे साथ बैठा था, अर्जुन ने कहा। यार ये सब तो ठीक है, ये बता तूने तन्वी को प्रपोज कब किया? समीर ने कहा।
इसमें बताने वाली क्या बात है, पूरा कॉलेज जानता है रुद्र ने तन्वी को अपनी फ्रेशर पार्टी में प्रपोज किया था सबके सामने। उस वक्त तूने तन्वी के लिए कोई सी कविता भी बोली थी ना? क्या थी वह? अनन्या ने कहा। वो कुछ ऐसी थी शायद, तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में भरना चाहता हूं मैं। डॉट 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 डॉट। इसके आगे क्या था? अर्जुन ने आगे का याद करते हुए कहा। तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में भरना चाहता हूं मैं। तुम्हारे चेहरे का नजर का टीका बनना चाहता हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी का किरदार बनना चाहता हूं मैं। बोलो क्या तुम मेरी जिंदगी का किरदार बनोगी? पर याद है उस दिन तन्वी ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया था, वो वहां से चली गई थी, रुद्र ने कहा। हाँ, फिर कब दिया था उसने जवाब? क्योंकि मैंने भी उसे प्रपोज किया था पर उसने उसी वक्त जवाब दे दिया था। मेरा गुलाब कचरे के डिब्बे में डालकर, पीयूष ने कहा। पीयूष की बात सुनकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? पीयूष ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। हंसू नहीं तो क्या करूं? मुझे आज तक याद है जब तूने तन्वी को प्रपोज किया था तो उसने रूम पर आकर तुझे बहुत गालियां दी थी, अनन्या ने कहा। क्या सच में? पीयूष ने कहा। हाँ यार, कह रही थी उस मोटे की हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की। सूरत देखी है आईने में उसने अपनी? बड़ा आया मुझे गुलाब का फूल देने वाला, खुद गोभी के फूल की तरह हो रहा है, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर पीयूष को छोड़कर बाकी सभी लोग हंसने लग जाते हैं। यार छोड़ ना अनन्या, तू ये पुरानी बातों पर मिट्टी डाल, समझी? रुद्र तू तो ये बता फिर तन्वी ने तुझे हाँ कब बोला था? पीयूष ने कहा। यार वो बात कुछ ऐसी है कि तन्वी ने मुझे कभी हाँ बोला ही नहीं, रुद्र ने कहा। हाँ नहीं बोला? मतलब उसने कभी तेरे इजहार का जवाब नहीं दिया, समीर ने कहा। हाँ, मेरे साथ यही हुआ। उस दिन फ्रेशर पार्टी में प्रपोज करने के बाद मुझे तन्वी के सामने जाने में बहुत शर्म आने लगी, पता नहीं क्यों पर उसके सामने जाने में बहुत झिझक होती थी। तन्वी इस साइड से आती थी तो मैं अपना रास्ता बदल लिया करता था, कैंटीन में आती थी तो अपना समोसा लेकर वहां से चले जाता था, उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था मैं, अपनी उस दिन की हरकत के कारण। शायद तन्वी ने भी यह चीज नोटिस कर ली थी। फिर एक दिन मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था, तभी वहां पर तन्वी आ गई और मुझसे कहने लगी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? अचानक से तन्वी को देखकर मैं तो भौंच कर रह गया और सोचने लगा कि आज सूरज कहाँ से निकल गया। अपनी प्रेम कहानी सुनाते सुनाते ही रुद्र उस दिन को याद करने लग जाता है। हाँ हाँ तन्वी तुम बैठ सकती हो, रुद्र ने कहा। तन्वी रुद्र के पास ही बैठ जाती है और अपनी किताब खोलकर उसके पन्ने पलटने लग जाती है। रुद्र और तन्वी दोनों के ही बीच में खामोशी बनी हुई थी। दोनों की ही नजरें किताब में से बाहर निकलकर कई बार एक दूसरे से टकराती थी पर लब दोनों के खामोश थे। इस खामोशी को तोड़ते हुए किताब के पन्ने पलटते हुए तन्वी कहती है, वैसे क्या पढ़ रहे हो तुम? तन्वी की अचानक आवाज सुनकर रुद्र असमझ हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं बस थ्योरी ऑफ मशीन। अच्छा, क्या तुम मुझे वेलोसिटी डायग्राम बनाना सिखा दोगे? मैंने बहुत कोशिश की समझने की पर समझ ही नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, अभी बता देता हूँ। रुद्र के हाथ में ही कॉपी पेन था। वह वेलोसिटी डायग्राम वाली यूनिट किताब में खोलता है और कॉपी के अंदर डायग्राम बना बनाकर तन्वी को समझाने लगता है। पढ़ाई करते करते 2 घंटे कब गुजर जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। थैंक यू वेरी मच रुद्र मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कौन मुझे ये समझता। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था मिड सेम में यदि वेलोसिटी डायग्राम बनाने आ गया तो मैं क्या करूंगी। तुम मुझे थैंक यू मत बोलो तन्वी, बस मुझे माफ कर दो। माफ कर दो पर किस बात के लिए? तुमने किया क्या है? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। वो उस दिन मैंने फ्रेशर पार्टी में तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था ना, उसके लिए। अरे तुम भी ना रुद्र, तुम अभी तक उस बात को दिल से लगाकर बैठे हो। मैं तो उस बात को कब से भूल गई। मुझे पता है सीनियर ने फोर्स किया था इसलिए तुमने वैसा किया था, तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है ना? रुद्र मन ही मन सोचने लगता है कि अब इसे कैसे बताऊं। उस दिन सीनियर्स के फोर्स करने पर मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था बल्कि अपने दिल की बात बताई थी, वही दिल की बात जो मैं तुमसे कहना चाहता था। रुद्र कहाँ खो गए बताओ? उस दिन तुमने सीनियर्स के फोर्स करने पर ही मुझे प्रपोज किया था ना? रुद्र मन ही मन सोचता है, यदि मैंने अभी इससे सच बोल दिया तो शायद यह मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे, इसलिए वह उससे झूठ बोल देता है। हाँ हाँ तन्वी, सीनियर के फोर्स करने पर ही मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। मैं भला तुम्हें प्रपोज क्यों करूं, तुम इतनी अच्छी भी नहीं दिखती।
अच्छी नहीं दिखती? मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं? अरे नहीं नहीं तन्वी, तुम गलत समझ रही हो, छोड़ो न इन बातों को। तुम कहते हो तो चलो छोड़ दिया, वैसे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कैसी मदद? वो क्या है ना, मैं कुछ सब्जेक्ट बहुत वीक हूँ, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, क्या तुम मुझे वह पढ़ा दोगे? हाँ क्यों नहीं, इससे तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम कल से ही साथ में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ? समीर ने कहा। फिर क्या होना था, फिर कभी तन्वी मेरे रूम पर आने लगी तो कभी मैं तन्वी के। इस तरह हमारी दोस्ती और गहरी हो गई, और इस दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया हमें पता ही नहीं चला, और प्यार इसी को तो कहते हैं कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रूद ने कहा। मतलब तूने और तन्वी ने एक दूसरे से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। मोटे, मोहब्बत में इजहार जरूरी नहीं है, मोहब्बत को तो बस महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। फिर आगे क्या हुआ? यहाँ तक तो मुझे भी पता है, ये सब बातें तन्वी ने मुझे बताई थी। तुम आगे बोलो रुद्र, अनन्या ने कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था, रुद्र ने कहा। ऐसा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा। बता ना रुद्र, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? समीर ने कहा। उस वक्त हम सब का 6 सेमेस्टर खत्म हो गया था और मैं अपने घर जा रहा था। तन्वी रूम से ही मुझसे कहे जा रही थी, नहीं रुद्र तुम मत जाओ प्लीज, रुद्र तुम मत जाओ। मेरे रूम से लेकर स्टेशन तक तन्वी यही रट लगाती रही कि रुद्र तुम मत जाओ, रुद्र ने कहा। तो यार नहीं जाता, जब तन्वी इतना बोल रही थी तो, पीयूष ने कहा। यार जाना जरूरी था क्योंकि पूरा 1 साल हो गया था मुझे अपने घर गए हुए, रुद्र ने कहा। हाँ यार, मुझे भी याद है जिस दिन रुद्र अपने गॉव के लिए निकला था उस दिन तन्वी रूम पर आकर बहुत रोई थी। कह रही थी मैंने बहुत रोका रुद्र को कि इस सेमेस्टर घर न जाए, पर वह माना ही नहीं। मैंने तन्वी को समझाना चाहा, यार 1 ही महीने की तो बात है, फिर तो वह वापस ही आ जाएगा, पर पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। रात भर वह रोते रही, खाना भी नहीं खाया था उसने, अनन्या ने कहा। उस रात तो खाना मैंने भी नहीं खाया था। तन्वी ने मेरे लिए मेरे टिफिन में आलू के पराठे बांधे थे, पर मन ही नहीं हुआ खाने का। जब टिफिन बांधने वाली का ही मन दुखी हो तो मेरे गले से एक भी निवाला कैसे उतर सकता था, रुद्र ने कहा। यार तुम्हारा 7वें सेमेस्टर में ही ब्रेकअप हुआ था ना, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, और शुरुआत यहीं से हुई थी। जब मैं 6 सेमेस्टर के बाद घर पहुंचा तो पहले तो माँ ने मुझ पर बहुत चिल्लाया कि 1 साल से मैं घर क्यों नहीं आया था, शहर जाकर अपनी माँ को भूल गया क्या? पर माँ को क्या बताता कि उनकी बहू मिल गई है इसलिए नहीं आ पाया, रुद्र ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी जी को तूने तन्वी के बारे में बताया हो और आंटी जी ने तन्वी को अपनाने से मना कर दिया हो, और तू आंटी जी के खिलाफ कभी नहीं जाता क्योंकि तू उनसे प्यार करता है, इसलिए तेरे और तन्वी के बीच झगड़ा हो गया हो और इस वजह से तुम दोनों में ब्रेकअप हो गया, पीयूष ने कहा। नहीं मोटे, ऐसा नहीं है, माँ को तो मैंने कभी तन्वी के बारे में बताया ही नहीं था। वो तो जब तन्वी यहाँ पर आई थी तब उन्हें तन्वी के बारे में पता चला, और तुझे भी पता है माँ तन्वी को अपनाने के लिए राजी हो गई थी। वो तो कई बार मुझसे कहती थी कि तू तन्वी से शादी क्यों नहीं कर लेता, पर मैं ही मना कर देता था क्योंकि हमारे रिश्ते की डोर बहुत पहले ही टूट चुकी थी, और तुम लोगों को भी पता है टूटे हुए रिश्ते में गांठ भले ही बन जाए पर वह फिर पहले जैसे नहीं जुड़ पाते। यार रुद्र, तू तेरी यह मोहब्बत की फिलोसफी झाड़ना छोड़कर हमें साफ साफ लफ्जों में बताएगा कि तेरा और तन्वी का ब्रेकअप क्यों हुआ था, पीयूष ने कहा। हाँ बता ही रहा हूँ, बस अब हम मेरी प्रेम कहानी की समाप्ति पर ही है। तो कहा था मैं, हाँ कि मैं अपनी सेमेस्टर की छुट्टियों में घर आया हुआ था। मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसलिए जब मैं उनके साथ रहता था तो अपना मोबाइल साइलेंट कर लिया करता था, पर उस दिन मैं अपना मोबाइल साइलेंट करना भूल गया। माँ बैठी हुई थी और मैं उनके बालों में तेल लगा रहा था। माँ को मेरे हाथ की मालिश बहुत पसंद थी। रुद्र बेटा, कितना समय और बचा है तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होने में, रुद्र की माँ ने बैठे बैठे कहा। बस माँ, 1 साल बचा है, पर आप ये क्यों पूछ रही है, रुद्र ने अपनी माँ के सिर की मालिश करते हुए कहा। वो बेटा, उसके बाद तुझे अपना यहाँ का कारोबार भी तो संभालना है। माँ, कारोबार संभालने के लिए चाचा जी है ना। ट्रिंग ट्रिंग रुद्र का मोबाइल बजने लगता है, पर दोनों हाथ तेल से भीगे होने के कारण रुद्र अपना फोन नहीं उठा पाता है और वह कट हो जाता है। हाँ बेटा, वो भी है, पर तेरे चाचा भी कब तक संभालेंगे तेरा कारोबार, एक ना एक दिन तो तुझे संभालना पड़ेगा ही ना, रुद्र की माँ ने कहा। माँ, तब की तब देख लेंगे, वैसे भी आप ही कहती हैं ना इंसान को अपने भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
बस अपने आज की फिक्र करनी चाहिए और जिंदगी जीना चाहिए, वरना फिक्र करते हुए ही सारी जिंदगी निकल जाती है। हाँ रुद्र बेटा, पर वह बात अलग है और यह अलग। ट्रिंग ट्रिंग रुद्र का फिर मोबाइल बजने लग जाता है। अरे किसका फोन आ रहा है बेटा, जब से बजे जा रहा है, रुद्र की माँ ने कहा। माँ रहने दीजिए ना आप, होगा कोई। अरे किसी को जरूरी काम रहा तो बता, कहाँ है तेरा मोबाइल, मैं उठा देती हूँ। रहने दो माँ। अरे बता तो, ये मेरी शर्ट की ऊपर वाली ही जेब में रखा है। रुद्र की माँ रुद्र की शर्ट की जेब से उसका मोबाइल निकालती है और फोन उठाकर रुद्र के कान के पास लगा देती है। हेलो, रुद्र ने कहा। हेलो रुद्र, मैं तन्वी बोल रही हूँ, कैसे हो तुम, तन्वी ने फोन पर कहा। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, रुद्र अपनी माँ को कॉल कट करने बोल देता है। किसका फोन था बेटा, रुद्र ने कहा। वो पीयूष का था माँ, जब देखो बकवास करने लगाता रहता है, आप छोड़िए ना इससे, ये बताइए कि चाची आपका ख्याल अच्छे से रखती है या नहीं। अरे ये कैसे सवाल पूछ रहा है रुद्र तू, एक देवरानी के रूप में मुझे मेरी छोटी बहन मिली है, बहुत ख्याल रखती है मेरा आयशा। ट्रिंग ट्रिंग, रुद्र का फिर फोन बजने लगता है। लगता है तेरा ये दोस्त आज तेरा पीछा ही नहीं छोड़ने वाला, एक काम कर बेटा, पहले तू इससे बात कर ले, हम रात में बैठते हैं। नहीं माँ। अरे रुद्र बेटा, शायद तेरे दोस्त को कुछ जरूरी बात करनी हो तुझसे, तू पहले उससे बात कर ले, हम करते हैं ना रात में बात। ठीक है माँ। रुद्र अपनी माँ के कमरे से बाहर जाता है और फोन उठाते हुए गुस्से से कहता है, तन्वी ये क्या बदतमीजी है, तुमसे 2 मिनट इंतजार नहीं होता है क्या, मैंने कहा था ना कि मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। रुद्र इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें फोन लगा दिया, तुम तो कभी खुद से फोन करते नहीं, तुम्हें तो वहां पर मेरी याद आती नहीं। तन्वी वह बात नहीं है, मैं माँ के साथ था। रुद्र तो मैं क्या करूं, क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। रुद्र 15 दिन हो गए हैं तुम्हें तुम्हारे घर गए हुए, पर अभी तक तुम्हारी माँ के साथ बातें ही खत्म नहीं हुई, और मेरे साथ बातें करना का तो तुम्हारा मन ही नहीं करता है ना। तन्वी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है रुद्र, देखो रुद्र बहुत हो गया, अब तुम वापस आ जाओ, मैं यहाँ पर बहुत अकेली। तन्वी ये तुम क्या बात कर रही हो, अभी बस 15 ही दिन तो हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए, अगर ऐसे ही वापस आ गया तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उन्हें बोलकर आया हूँ कि 1 महीना तो मैं रुकूंगा ही यहाँ, मैंने उनसे वादा किया है, मैं वह वादा नहीं तोड़ सकता। और हमारे वादे का क्या रुद्र, जो तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का किया था। मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है यहाँ। तन्वी तुम बात को समझने की कोशिश करो। समझ रही हूँ रुद्र, सब समझ रही हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं, तन्वी ने रोते हुए कहा। तन्वी ये तुम कैसी बात कर रही हो। हाँ रुद्र मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार है ना कि मुझसे। तन्वी अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम कुछ मत समझाओ रुद्र, मैं सब समझ गई हूँ, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए पराई थी, तुम्हारी फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। तन्वी की बात सुनकर रुद्र को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तुम्हें जो समझा है तन्वी तुम समझो, ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि मेरे लिए मेरी माँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हाँ है, समझी तुम। हाँ समझ गई रुद्र, बस यही तो सुनना था मुझे, तन्वी ने सिसकियां लेते हुए कहा। तन्वी रोते हुए कहती है, आई हेट यू रुद्र, आई हेट यू। आई हेट यू टू तन्वी, रुद्र ने गुस्से में कहा। रोते रोते ही तन्वी अपना फोन कट कर देती है और गुस्से में रुद्र अपना मोबाइल फेंक देता है। रुद्र का मोबाइल जमीन से टकराकर बुरी तरह से टूट जाता है। तो फिर उसके बाद तूने तन्वी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, समीर ने कहा। कैसे करता, मेरा मोबाइल जो टूट गया था, कई बार गुस्से गुस्से में हम कई गलत फैसले और लफ्ज बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में चुभ जाते हैं, वही तन्वी के साथ भी हुआ था। मेरा मोबाइल 1 हफ्ते बाद ठीक हुआ था, पर जब तन्वी को कॉल किया तो उसने रिसीव ही नहीं किया, रुद्र ने कहा। हाँ उसने मुझे बताया था, उस दिन तुमसे झगड़ा होने के बाद वह बहुत रोई थी, मैंने कई बार पूछा कि क्या हुआ पर उसने कुछ बताया ही नहीं, बस रोती रही। शायद वह इंतजार कर रही थी तुम्हारे फोन का कि तुम उसे मनाओगे, आखिर लड़कियां यही तो चाहती है कि जब गुस्से गुस्से में कोई उन पर चिल्ला दे तो बाद में उन्हें मनाए भी, लड़कियों का गुस्सा बस 2 मिनट का होता है, समझे तुम, अनन्या ने कहा। तो इस वजह से तुम्हारे बीच ब्रेकअप हुआ था, पीयूष ने कहा। नहीं नहीं भाई, यह अभी तो बस चिंगारी लगी थी, इस चिंगारी ने आग तब पकड़ी जब मैं 7th सेमेस्टर में वापस भोपाल आया था। क्या तेरे भोपाल आने के बाद क्या हुआ फिर, अर्जुन ने कहा।
जब मैं वापस भोपाल आया तो सबसे पहले मैंने तन्वी को फ़ोन किया, उसे सॉरी बोलने के लिए, पर उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, न ही वो मेरे फ़ोन कॉल्स का कोई रिप्लाई दे रही थी, न ही मैसेज का। मैं परेशान हो गया था तन्वी के कारण, पर मैं उसे ऐसे तो अकेला नहीं छोड़ सकता था ना, इसलिए फिर मैं उसके रूम पर गया। जब रूम पर पहुंचा तो वो वहां पर भी नहीं थी, कॉलेज में भी नहीं दिखती थी। फिर उसकी एक दोस्त ने बताया था कि वह गेट की कोचिंग कर रही है पी नगर में। फिर मैं वहां पर चले गया। जब मैं उसकी कोचिंग पर पहुंचा तो 9 बजे उसकी क्लासेस छुट्टी, तब मैंने उसे देखा। तन्वी ने भी मुझे देखा था, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और वह वहां से जाने लगी। उस दिन की बातें बताते बताते रुद्र फिर उस दिन को याद करने लग जाता है और उसको याद आता है कि तन्वी आगे आगे चल रही थी और रुद्र उसके पीछे पीछे चल रहा था। रुद्र बार बार तन्वी को आवाज लगा रहा था, तन्वी रुक जाओ, तन्वी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, पर तन्वी नहीं रुक रही थी। तन्वी, मेरी बात तो सुनो, रुद्र ने अपने हाथ से तन्वी का रास्ता रोकते हुए कहा। तन्वी रुद्र की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और रुद्र के हाथ से साइड होते हुए उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। वहां पर आने जाने वाले सभी लोग उन दोनों को देखे जा रहे थे, पर तन्वी और रुद्र पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। रुद्र बार बार अपने हाथ से तन्वी को रोक रहा था और तन्वी बार बार उसके हाथ के साइड से निकले जा रही थी। शायद प्यार इसे ही कहते हैं, जब आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके बारे में क्या सोचती है। तन्वी, मेरी बात तो सुनो, रुद्र ने फिर तन्वी को रोकते हुए कहा। क्या सुनूं रुद्र, अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया है, तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा। मतलब वह सब कस्में वादे जो हमने किए थे सब झूठे थे। कैसे वादे रुद्र, तुम किन वादों की बात कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो, उन वादों को तुम बहुत पहले तोड़ चुके हो। क्या कहा? मैं तोड़ चुका हूं, पर कब तन्वी? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं यहाँ अकेली थी, तन्हाइयां मुझे यहाँ पर खा रही थी, तब तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम अपनी माँ के साथ थे। तन्वी, मैं क्या करता तुम ही बताओ, माँ को छोड़ के थोड़ी आ सकता था। तो फिर अब क्यों आए हो रुद्र मेरे पास? याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि मैं। वैसे ही मैंने भी किसी और को अपनी लाइफ में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है रुद्र। ये बात सुनकर रुद्र कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर धीरे से रौंदे हुए गले से कहता है, किसे तन्वी? ऐसा कौन आ गया तुम्हारी जिंदगी में जो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए? मेरा करियर रुद्र, तुम्हें इम्पोर्टेंस देते देते तो मैं अपने करियर की तरफ देखना ही भूल गई थी, जो दिन व दिन डूबते जा रहा था। रुद्र, जब तुम मेरे साथ थे तब मुझे लगता था तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरा करियर हो, मेरा सब कुछ तुम हो, पर शायद मैं गलत थी। तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अपने सपने को तो भूल ही गई थी, जिसके लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। पर अब नहीं रुद्र, तुमने मुझे मेरी राह दिखा दी है। सही कहा है किसी ने, इंसान ठोकर खाने के बाद ही सीखता है, इसलिए मैंने गेट की कोचिंग ज्वाइन कर ली ताकि मैं अपने करियर पर फोकस कर सकूं। सही है तन्वी, रुद्र ने बिना कोई सवाल करते हुए तन्वी से कहा। शायद वह जानता था कि अब तन्वी कभी उसकी बात नहीं समझ पाएगी, इसलिए उसने समझाने की भी कोशिश नहीं की। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि काश मैंने उसे उस दिन रोक लिया होता, पर हम नहीं रोक पाते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही आज रुद्र के साथ हुआ था। और रुद्र, बेहतर होगा कि अब तुम भी अपने करियर पर फोकस करो, वही तुम्हारे लिए और मेरे लिए सही होगा। सही है तन्वी। और हाँ, एक और बात, किसी को भी मत बताना कि हम क्यों अलग हुए, वरना लोग कहेंगे कि लड़कियां हमेशा बेटे को अपनी माँ से अलग कर देती है। हाँ, नहीं बताऊंगा तन्वी। रुद्र के मन में बहुत सवाल चल रहे थे। क्या यही तक था हमारा साथ तन्वी? क्या यही हमारे वादे थे? पर वह तन्वी से नहीं कह पाया। अपने आंसुओं के साथ रुद्र उन सवालों को भी पी गया। तन्वी वहां से चले जाती है। तन्वी जैसे ही वहां से जाती है, बारिश आना शुरू हो जाती है। रुद्र के अश्क कब बारिश की बूंदों के साथ बहने लगते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। तो इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, अनन्या ने कहा। ये छोटी सी बात नहीं थी अनन्या, तुम नहीं समझोगी, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपको बुरा भला कहता है ना, तो आप टूट जाते हो, इतना टूट जाते हो कि फिर चाहकर भी जुड़ नहीं पाते हो। यार रुद्र, पर मुझे लगता है कि उसके बाद भी तुझे तन्वी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, अर्जुन ने कहा। यार तुझे क्या लगता है, उस दिन के बाद फिर मैंने कभी कोशिश नहीं की? यार इतना कच्चा धागा नहीं था हमारे प्रेम का। मैंने कई बार कोशिश की तन्वी को समझाने की, पर वह मानी ही नहीं। फिर एक दिन फैसला कर लिया, शायद तन्वी ठीक कह रही है, अब मुझे भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। बहुत हुआ उसकी यादों में अश्क बहाना।
पर यार वह अश्क तो तू आज भी बहा रहा है ना, अर्जुन ने कहा। कहाँ यार, कहाँ दिख रहे हैं मेरी आंखों में अश्क, रुद्र ने कहा। अभी न दिखे, पर जब तू सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता है ना तब वह कश में बकायदा दिखते हैं, अर्जुन ने कहा। गाइस, ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ क्योंकि बीती हुई बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। देख रुद्र, अब तेरा भी करियर बन चुका है और तन्वी का भी, दोनों ही सेट हो, क्यों न अब तुम दोनों जिंदगी भर का अपना साथ में ही करियर बना लो, तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते, समीर ने कहा। रुद्र समीर की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और चुपचाप गाड़ी चलाते रहता है। रुद्र बोल, क्या तू तन्वी को अपनाएगा, अर्जुन ने कहा। बोल रुद्र, कुछ तो बोल, क्या तू तन्वी से प्यार नहीं करता, अनन्या ने कहा। अनन्या, मैं तन्वी से पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। यार रुद्र, ये घिसे पिटे डायलॉग्स मत मार, समझा, सीधे सीधे बता तन्वी से शादी करेगा या नहीं, पीयूष ने कहा। हाँ भाई, करूंगा ना, यदि वो राजी हो, आखिर माँ की भी तो यही आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं तन्वी से शादी कर लूं। ये हुई ना बात, अर्जुन ने खुश होते हुए कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग दासगांव में महेंद्र सिंह के बेटे कुलदीप की रिसेप्शन पार्टी में पहुंच जाते हैं। रुद्र ने जिप्सी फ्रंट गेट के सामने ही रोकी थी कि तभी पीयूष कहता है, रुद्र, शायद आंटी जी की आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ये क्या बोल रहा है मोटे, अर्जुन ने कहा। यार, वो गेट पर पढ़ो। एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कुलदीप सन तन्वी, यह पढ़कर सभी के होश उड़ जाते हैं। यार, तुम लोग ये बोर्ड पढ़कर इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि यह कोई और तन्वी हो, दुनिया में बस एक ही तन्वी नाम की लड़की थोड़ी है, बहुत सारी है, समझे, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी यही लगता है, आखिर तन्वी रुद्र से बहुत प्यार करती थी, वह किसी और से थोड़ी शादी कर सकती है, देखना ये तन्वी कोई और ही होगी, अर्जुन ने कहा। रुद्र अपनी जिप्सी को पार्क कर देता है। सभी लोग जिप्सी से नीचे उतरने लग जाते हैं। जब अनन्या जिप्सी से नीचे उतरती है तो अपने आप उसका जुड़ा खुल जाता है और अचानक से उसकी आंखों में काजल लग जाता है। जब पीयूष अनन्या की आंखों में काजल लगा देखता है तो कहता है, यार अनन्या, ये काजल कब लगा लिया तुमने, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें काजल से एलर्जी है, फिर यह काजल कब लगा लिया। अनन्या पीयूष की बात का कुछ जवाब नहीं देती है और अकेले ही रिसेप्शन पार्टी की ओर जाने लगती है। यार, ये अनन्या को देखो, गांव से यहाँ तक हमारे साथ आए और अब अकेले अकेले जा रही है, समीर ने कहा। लगता है इसे मुझसे भी कुछ ज्यादा भूख लगी है जो इतनी जल्दी जल्दी अंदर जा रही है, पीयूष ने कहा। पता नहीं इसे भूख लगी है या दुल्हन को देखने की ज्यादा जल्दी है, अर्जुन ने बोला। ये सब छोड़ो और अंदर चलो, अनन्या पहले ही अंदर जा चुकी है, रुद्र ने कहा। हाँ चल, पीयूष ने अंदर की तरफ जाते हुए कहा। सभी लोग मंडप के अंदर जाने लगते हैं। जब वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मैदान में ही स्टेज लगा हुआ था जहां पर दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। स्टेज पर फोटो खिंचाने के लिए एक साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे जिस कारण दुल्हा दुल्हन का चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। रिसेप्शन पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिस कारण अनन्या किधर साइड चली गई थी किसी के समझ नहीं आ रहा था। यार, यह अनन्या कहाँ चले गई, अर्जुन ने कहा। यार, अंदर ही तो आई थी, पता नहीं कहाँ चले गई, रुद्र ने कहा। होगी यहीं कहीं, यहाँ से आखिर कहाँ जाएगी, समीर ने कहा। यार, तुम लोगों को अनन्या को ढूंढना है तो ढूंढो, पर मुझे तो ना बहुत भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, पीयूष ने कहा। हाँ ठीक, तू जा, हम लोग अनन्या को लेकर आते हैं, रुद्र ने कहा। पीयूष खाने की थाली लेने चले जाता है और रुद्र, समीर और अर्जुन अनन्या को ढूंढने लग जाते हैं। पीयूष को छोड़कर बाकी सब अनन्या को रिसेप्शन पार्टी में ढूंढ रहे थे पर वह कहीं नहीं मिल रही थी। रुद्र, अर्जुन और समीर अनन्या को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां पर पीयूष खाने की थाली लेकर आ जाता है। थाली के अंदर दाल, चावल, पनीर की सब्जी, पापड़, अचार, सलाद और गुलाब जामुन रखे हुए थे। पीयूष गुलाब जामुन खाते हुए कहता है, क्या हुआ, मिली या नहीं अनन्या? नहीं यार, पता नहीं कहाँ चले गई, रुद्र ने कहा। गाइस, वो देखो, वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए जो लड़की स्टेज की तरफ जा रही है, वह अनन्या ही है ना, समीर ने कहा। कहाँ ये यार, अर्जुन ने कहा। अरे वो देख, समीर ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ यार वही है, अर्जुन ने कहा। पर यह अकेले अकेले स्टेज की तरफ क्यों बढ़ रही है, जैसे ये रुद्र के रिश्तेदारों को जानती हो, समीर ने कहा। पता नहीं यार, रुद्र ने कहा।
यार तन्वी, पीयूष ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा। तन्वी, ये तू तन्वी को क्यों याद कर रहा है मोटे, समीर ने कहा। यार वो स्टेज पर देखो तन्वी है, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लग जाते हैं। स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का जोड़ा पहने हुए दूल्हे के साथ तन्वी बैठी हुई थी। यार तन्वी की कोई बहन वहन थी क्या? पीयूष ने हैरानी के साथ स्टेज पर तन्वी को देखते हुए कहा। नहीं यार, नहीं थी, अर्जुन ने कहा। अगर नहीं थी तो फिर यह किसी और से शादी क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है ये कोई और है, ये तन्वी की कोई डुप्लीकेट होगी, क्योंकि तन्वी तो रुद्र से बहुत प्यार करती है और जितना मैं जानता हूँ तन्वी को वह रुद्र को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती, पीयूष ने कहा। ये तन्वी ही है पीयूष, रुद्र ने रौंदे हुए गले से कहा। पर तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है रुद्र की यह तन्वी ही है? पीयूष ने कहा। तन्वी हमेशा अपने गले में स्कार्फ बांध कर रखती है और वो देखो स्टेज पर जो तन्वी बैठी है उसने भी अपने गले में स्कार्फ बांध कर रखा है, रुद्र ने कहा। सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। दूल्हे के साथ लाल जोड़े में बैठी तन्वी ने अपने गले में लाल रंग का स्कार्फ बांध कर रखा था। यार, पर तन्वी किसी और से शादी क्यों कर रही है? समीर ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। चल चलकर पूछते हैं, पीयूष ने कहा। पागल हो रहा है क्या मोटे तू? शायद भूल रहा है अब वह किसी की पत्नी और किसी के घर की बहू बन चुकी है। आज उसकी कोई शादी नहीं है कि मंडप पर जाकर उसे यह शादी करने से रोक ले। आज उसकी रिसेप्शन पार्टी है, शादी उसकी पहले ही हो चुकी है, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, बात तो सही है और मुझे भी नहीं लगता कि वह अभी हमें बताएगी कि उसने किसी और से शादी क्यों की, समीर ने कहा। चले, रुद्र ने धीरे से कहा। कहाँ पर? पीयूष ने कहा। घर पर। और कहाँ? रुद्र ने कहा। क्या तू संरपच जी से नहीं मिलेगा और तन्वी से? समीर ने कहा। मन नहीं है यार, तुम लोग चलो ना, वैसे ही मेरा मूड खराब है और ये फालतू के सवाल पूछकर तुम लोग और मेरा मूड खराब कर रहे हो, रुद्र ने गुस्से में कहा। हाँ चलते हैं, पर पहले अनन्या को तो बुला ले, वो देख कैसे स्टेज के पास जा रही है फोटो खिंचाने, समीर ने कहा। हाँ हाँ जाएगी, क्यों नहीं, आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो शादी है, पीयूष ने कहा। पीयूष की बात सुनकर रुद्र गुस्से से पीयूष को घूरने लग जाता है। अरे गुस्सा क्यों करता है? तू और अर्जुन यहीं पर रुक, मैं और समीर जाते हैं और अनन्या को बुलाकर लाते हैं, पीयूष ने कहा। हाँ ठीक है, पर जल्दी जाओ और जल्दी आना, अर्जुन ने कहा। हाँ भाई, बस यूं गए और यूं आए, हम थोड़ी तन्वी के साथ फोटो खिंचाने जा रहे हैं, पीयूष ने कहा। पीयूष और समीर स्टेज के पास अनन्या को लेने चले जाते हैं। रुद्र और अर्जुन वहीं पर खड़े थे और दूर से ही तन्वी को देखे जा रहे थे। रुद्र स्टेज पर तन्वी को देखे जा रहा था, उसकी तन्वी से नजर ही नहीं हट रही थी। रुद्र की पलकों के पीछे उसके अश्क भी दिख रहे थे जो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था पर छुपा नहीं पा रहा था। क्या देख रहा है भाई? अर्जुन ने रुद्र के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं भाई, बस यही देख रहा हूं कि तन्वी दुल्हन की ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है। सही कहा है किसी ने, इंसान की अहमियत तब पता नहीं चलती जब वह उसके पास होता है, उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उसे खो देते हैं। यार तू दिल छोटा मत कर, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे भले के लिए ही होती है। हो सकता है तेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने तन्वी से भी अच्छी लड़की लिखी हो। अच्छी लड़की का क्या करूंगा अर्जुन, जब भगवान ने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली हो। कभी कभी हमारे दिल में कुछ लोग ऐसी जगह बना लेते हैं कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाता। यार क्या कर रहा है पीयूष, जल्दी चल वरना अनन्या स्टेज पर चढ़ जाएगी, समीर ने चलते हुए कहा। चल ही तो रहा हूं, अब तू मुझसे तेज चल रहा है तो मैं क्या करूं, पीयूष ने आगे बढ़ते हुए कहा। समीर और पीयूष अनन्या का पीछा कर ही रहे थे कि उनके अनन्या के पास पहुंचने से पहले ही अनन्या स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है। स्टेज के ऊपर महेंद्र सिंह की पत्नी, उसका बेटा कुलदीप और तन्वी थे। अनन्या के पीछे पीछे ही समीर और पीयूष भी स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब तन्वी अनन्या को देखती है तो उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और अनन्या को गले लगाने लग जाती है। समीर और पीयूष अनन्या के पीछे ही खड़े हुए थे। जैसे ही तन्वी अनन्या को गले लगाती है, अचानक से लाइट चले जाती है। अरे लाइट कहाँ चले गई? अरे ये लाइट को क्या हो गया? कोई जनरेटर चालू करो भाई, इस तरह जी आवाजें आने लग जाती है। अरे लालू जरा देखना लाइट को क्या हो गया, महेंद्र सिंह ने अपने नौकर लालू से कहा। जी ठाकुर साहब, अभी देखता हूँ, लालू की आवाज आती है। यार ये लाइट को क्या हो गया? अर्जुन ने रुद्र से कहा।
लगता है लाइट का भी फ्यूज उड़ गया है मेरी जिंदगी की तरह, रुद्र ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए कहा। जल्दी करो, कोई जनरेटर चालू करो, कुलदीप ने कहा। सभी लोग लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर ली थी जिससे थोड़ा उजाला हो रहा था। अचानक से लाइट आ जाती है। जैसे ही लाइट आती है ठकुराइन घबराते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ चले गई? तन्वी कहाँ चले गई? कुलदीप ने कहा। बहू कहाँ है? महेंद्र सिंह ने कहा। तन्वी स्टेज पर नहीं थी, वह स्टेज पर से गायब हो चुकी थी। स्टेज के ऊपर ही अनन्या बेहोश पड़ी हुई थी। तभी समीर की नजर अनन्या पर पड़ती है। अरे यह अनन्या को क्या हो गया पीयूष? समीर ने कहा। यार ये नीचे क्यों लेटी है? मोटे, ये लेटी नहीं है, शायद बेहोश हो गई है, जल्दी पानी ला, समीर ने कहा। हाँ लाता हूँ। अरे बहू कहाँ चले गई? महेंद्र सिंह ने कहा। तन्वी तन्वी, कुलदीप ने कहा। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दुल्हन गायब हो गई, दुल्हन गायब हो गई। रिसेप्शन पार्टी में आए लोगों के बीच में यह बात आग की तरह फैलने लग जाती है। लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये दुल्हन कहाँ पर चले गई? एक आदमी ने कहा। ऐसा अचानक दुल्हन कहाँ जा सकती है? दूसरे आदमी ने कहा। सभी लोग स्टेज के पास जाने लगते हैं। स्टेज के पास धीरे धीरे करके भीड़ जमा हो जाती है। रुद्र और अर्जुन अभी भी स्टेज से दूर ही खड़े थे। स्टेज के पास इकट्ठी भीड़ को देख अर्जुन कहता, यार यह स्टेज पर इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है? पता नहीं यार, रुद्र ने जवाब दिया। चल चलकर देखते हैं क्या हुआ है। नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। अरे चल तो, हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत हो गई हो, तभी तो इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं, अर्जुन ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन और रुद्र दोनों स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। देखो जल्दी, बहू कहाँ गई ढूंढो। बहू को ऐसे कैसे वह गायब हो गई? महेंद्र सिंह ने कहा। पीयूष पानी की बोतल लेकर आता है और समीर को देता है। समीर पानी की बोतल का ढक्कन खोलता है और अनन्या के ऊपर अपने हाथों में पानी लेकर डालने लग जाता है। पानी की बूंदें अनन्या के चेहरे पर पड़ने के बावजूद उसे होश नहीं आता है। यार इसे तो होश ही नहीं आ रहा है, समीर ने कहा। अब क्या करे? पीयूष ने कहा। पीयूष और समीर बातें ही कर रहे थे कि तभी स्टेज पर अर्जुन और रुद्र पहुंच जाते हैं। अनन्या को स्टेज पर बेहोश पड़े देख रुद्र कहता है, ये अनन्या को क्या हुआ? पता नहीं यार, वो अनन्या को हम स्टेज पर आने से रोकते, उससे पहले ही वह स्टेज पर पहुंच गई और जब उसने तन्वी को गले लगाया तो अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो हमने देखा तन्वी यहाँ पर नहीं थी और अनन्या बेहोश पड़ी थी, पीयूष ने कहा। क्या कहा? तन्वी गायब हो गई? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, समीर ने कहा। ये सब छोड़ो, पहले अनन्या को होश में लाओ। पानी डाला या नहीं इसके चेहरे पर? अर्जुन ने कहा। यार डाला पर इसे होश ही नहीं आ रहा, समीर ने कहा। स्टेज पर ही महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन खड़े हुए थे। अंकल जी, मेरी दोस्त बेहोश हो गई है, क्या कोई कमरा है जहां ये आराम कर पाए? इसको हम वहां शिफ्ट कर देते हैं, फिर मिलकर एक साथ तन्वी को ढूंढते हैं, हो सकता है वह यहीं आसपास ही हो। हाँ बेटा, अरे लालू जा, रुद्र बेटे और उनके दोस्तों को हवेली के अंदर लेके चले जा, महेंद्र सिंह ने कहा। जी ठाकुर साहब, अभी लेकर जाता हूँ, आए मालिक, लालू ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त मिलकर अनन्या को उठाते हैं और हवेली के अंदर ले जाते हैं। अनन्या को एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। गाइस, अनन्या को पेट के बल लेटा दो, अर्जुन ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने कहा। सवाल बाद में पूछना, पहले जो बोला है वह कर, अर्जुन ने कहा। एक काम करो पीयूष और अर्जुन, तुम दोनों यहीं पर अनन्या के पास रुको, मैं और समीर बाहर जाकर तन्वी को ढूंढने में मदद करते हैं, जब तक तुम कोशिश करो अनन्या को होश में लाने की, ठीक है? रुद्र ने कहा। हाँ ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र और समीर दोनों ही हवेली के बाहर स्टेज के पास चले जाते हैं और तन्वी को ढूंढने लग जाते हैं। तन्वी का पति कुलदीप भी तन्वी को हर जगह ढूंढ रहा था। महेंद्र सिंह और उसके आदमी घर के चारों तरफ तन्वी को ढूंढने में लगे हुए थे पर तन्वी कहीं नहीं मिल रही थी। इधर अर्जुन और पीयूष दोनों मिलकर अनन्या को पेट के बल लेटा देते हैं। अर्जुन अनन्या के पैरों के पास जाता है और उसके पैरों को 12 से 13 इंच ऊपर उठा देता है। जब पीयूष अर्जुन को अनन्या के पैर उठाते हुए देखता है तो वह कहता है, यार ये तू क्या कर रहा है अनन्या के पैरों के साथ? उसके पैर हवा में क्यों उठा रहा है? मोटे, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि अनन्या के दिमाग में खून का प्रवाह सही हो सके,
अक्सर जब कोई बेहोश हो जाता है तो यही किया जाता है, इतना भी नहीं पता। नहीं यार, पीयूष ने कहा। जब तक मैं इसके पैर पकड़ा हुआ हूं तब तक तू ये चेक कर ले अनन्या का किसी जगह से खून तो नहीं निकल रहा, यदि निकल रहा हो तो हमें मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मैं देखता हूँ, पीयूष ने कहा। बाहर सभी लोग तन्वी को हर जगह पर ढूंढ रहे थे पर वह कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। महेंद्र सिंह, कुलदीप, रुद्र और समीर साथ में ही खड़े हुए थे। तभी महेंद्र सिंह के साथी आते हैं और कहते हैं, ठाकुर साहब, बहुरानी को घर के कोने कोने में ढूंढ लिया पर वह कहीं नहीं मिली। क्या कहा कहीं नहीं मिली? पर तन्वी कहाँ जा सकती है? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने पुलिस को फोन कर ही दिया है, वह बस आती ही होगी। हम भी तो देखे हमारा ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया जो हमारी आंखों के सामने से हमारी घर की बहू का अपहरण करके ले गया, महेंद्र सिंह ने कहा। पता नहीं बहू कहाँ है और किस हालत में है, ठकुराइन ने कहा। ट्रिंग ट्रिंग, रुद्र के फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ अर्जुन बोल, रुद्र ने फोन उठाते हुए कहा। यार, सब नुस्खे आजमा लिए जितने मुझे आते थे पर अनन्या को होश ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अभी अनन्या को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, अर्जुन की फोन में से आवाज आती है। तू फिक्र मत कर, मैं और समीर अभी आ रहे हैं, इतना कहकर रुद्र अपना फोन कट कर देता है। अंकल जी, माफी चाहूंगा, रुकना तो मैं यहाँ और चाहता था पर मेरी दोस्त को अभी तक होश नहीं आया है, हमें उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रुद्र ने महेंद्र सिंह से कहा। अरे इसमें माफी की क्या बात है बेटा, तुम अपनी दोस्त को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाओ और यहाँ की फिक्र मत करो, हम हैं ना, महादेव सब ठीक कर देंगे, जय महाकाल। जय महाकाल ठाकुर साहब, इतना कहकर रुद्र वहां से चले जाता है। रुद्र के पीछे पीछे ही समीर भी उसके साथ जाने लगता है। अर्जुन, समीर, पीयूष और रुद्र अनन्या को जिप्सी में बैठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वह लोग वहां से निकलते हैं वहां पर पुलिस की जिप्सी आ जाती है जिसके अंदर अजय और माखन लाल बैठे हुए थे। रुद्र, समीर, पीयूष और अर्जुन अनन्या को लेकर चिरायु हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अनन्या डॉक्टर माधवी के कैबिन में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और डॉक्टर माधवी उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर माधवी बोतल की दवाई इंजेक्शन के अंदर भरती है और वह इंजेक्शन अनन्या की कमर पर लगा देती है। रुद्र, समीर, पीयूष और अर्जुन डॉक्टर माधवी का उनके कैबिन के बाहर इंतजार कर रहे थे। अर्जुन बाहर से डॉक्टर माधवी के कैबिन के अंदर देखता है कि टेबल पर बहुत सारी फाइल फैली हुई थी। यार, ये डॉक्टर माधवी जब देखो अपने टेबल पर फाइलें फैलाकर ही रखती है, अर्जुन ने कहा। जब देखो फाइलें फैलाकर रखती है, इसका क्या मतलब? इससे पहले कब आ गया तू डॉक्टर माधवी के कैबिन में? समीर ने कहा। यार, वो भिखारी की फाइल देखने आए थे ना, उसके बॉडी पर मुक्ति का निशान देखने के लिए, अर्जुन ने कहा। मुक्ति का निशान मतलब? समीर ने कहा। यार, तुम लोग कहाँ ये अर्जुन की बातों में लगे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या जब भी यह सिगरेट नहीं पीता कुछ न कुछ बकवास करते ही रहता है, रुद्र ने बात को पलटते हुए कहा। यार, तुम लोगों को अभी तक ये फालतू बातें सूझ रही है और मेरे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा ये तन्वी अचानक गायब कैसे हो गई, पीयूष ने कहा। यार, तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? समीर ने कहा। कैसी बात? रुद्र ने कहा। याद है पिछले साल जब हम रुद्र की शादी में आए थे उस वक्त भी ऐसी ही लाइट गई थी और गौरी गायब हो गई थी और इस बार तन्वी गायब हो गई। समीर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पीयूष कहता है, यार मुझे तो डर लग रहा है, पिछली बार जब गौरी गायब हुई थी तो हमें तालाब किनारे उसकी लाश मिली थी, कहीं इस बार तन्वी की लाश न मिल जाए। मोटे, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? बोलने से पहले सोच तो लिया कर। गौरी ने आत्महत्या की थी, तन्वी आत्महत्या क्यों करेगी? रुद्र ने पीयूष पर चिल्लाते हुए कहा। यार, ये कहाँ साबित हुआ था कि गौरी ने आत्महत्या की थी? वो तो बस इंस्पेक्टर अजय ने अपने तर्क के हिसाब से कहा था कि उसने आत्महत्या की होगी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था। ये भी तो हो सकता है उसने आत्महत्या नहीं की हो और मेघ की चुड़ैल ने ही उसे मारा हो। तुम्हें भी पता है उसके पास कितनी शक्तियां हैं, जब वह मेघ में कैद होकर रुद्र के पिताजी को मार सकती है तो वह क्या नहीं कर सकती? पीयूष ने कहा। गाइस, इसका पता बाद में लगा लेंगे कि गौरी ने आत्महत्या की थी या उस चुड़ैल ने उससे मारा, पर पहले ये फाइल देखो, अर्जुन ने टेबल पर पड़ी सबसे ऊपर की फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्जुन कैबिन के अंदर जाता है और उस फाइल को उठाकर उसके पन्नों को पलटते हुए बाहर आता है। ऐसा क्या है इस फाइल में? समीर ने कहा।
यार तुम्हें पता है इस फाइल का क्या नाम है? अर्जुन ने कहा। क्या नाम है? रुद्र ने कहा। नेवल केसेस यानी नाभि वाले केसेस, अर्जुन ने कहा। नाभि वाले केसेस मतलब? समीर ने कहा। मतलब इस फाइल में उन सब के नाम हैं जिन लोगों की हत्या के बाद उनकी नाभि गायब थी। और रुद्र तुझे पता है इसमें आंटी जी का भी नाम है, उनका नाम मिलाकर 37 लोग हो गए हैं जिनकी नाभि मारने के बाद गायब थी, अर्जुन ने कहा। पर यह फाइल डॉक्टर माधवी के कैबिन में क्या कर रही है? ये रिकॉर्ड तो पुलिस वालों के पास होना चाहिए ना? डॉक्टर माधवी इनका क्या करेगी? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार, और एक और बात, इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनकी हत्या रहू थी और उसके आगे 1 लाख लिखा है और उसके ऊपर राइट का निशान भी है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन फाइलों के पन्ने पलट ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह फाइल को वापस जाकर टेबल के ऊपर रख देता है। जैसे ही वह फाइल को टेबल के ऊपर रखकर आता है, डॉक्टर माधवी वहां पर आ जाती है। आ गया अनन्या को होश? रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, अभी नहीं आया, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उसे जल्द ही होश आ जाएगा, डॉक्टर माधवी ने कहा। क्या आप बता सकती है अनन्या अचानक से बेहोश कैसे हो गई? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भी, अक्सर बीपी लो होने के कारण बेहोशी आती है, पर अनन्या के अंदर इसके जरा भी लक्षण नहीं थे। क्या उसने कुछ खाया था? कभी खाली पेट होने के कारण भी बेहोशी होती है, डॉक्टर माधवी ने कहा। जितना मुझे याद है अनन्या ने आज खाना खाया तो, और सिर्फ 1 बार नहीं 3 बार खाया था, पीयूष ने कहा। क्या कहा खाना खाया था? फिर पता नहीं अनन्या बेहोश कैसे हो गई, मेरे भी समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर माधवी ने कहा। अजय और माखन लाल स्टेज के पास महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठाकुराइन के साथ खड़े हुए थे। तो बताए क्यों बुलाया है आप लोगों ने हमें? शादी में ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को बुलाना पड़ गया? कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? अजय ने कहा। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, महेंद्र सिंह ने कहा। तो फिर क्या हुआ है? माखन लाल ने कहा। वो मेरी पत्नी गायब हो गई है, कुलदीप ने कहा। क्या कहा? पत्नी गायब हो गई? पर कैसे? माखन लाल ने हैरानी के साथ कहा। वो हम सभी स्टेज पर खड़े हुए थे और फोटो सेशन हो रहा था, जैसा कि हर रिसेप्शन पार्टी में होता है। तभी एक काला ड्रेस पहनकर एक लड़की आई, उसके पीछे 2 लड़के भी खड़े थे। उस लड़की ने मेरी पत्नी को गले लगाया, तभी अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो देखा मेरी पत्नी वहां पर नहीं थी, कुलदीप ने कहा। क्या आप उस लड़की को पहचानते हैं जिसने आपकी वाइफ को गले लगाया था? अजय ने कहा। जी नहीं, मैं उसे नहीं जानता, मैं तो पहली बार उसे देख रहा था, कुलदीप ने कहा। क्या आप जानते हैं महेंद्र सिंह जी? अजय ने कहा। जी नहीं, मैं भी नहीं जानता, पर जैसे ही लाइट आए और हमारी बहू गायब हुई थी तो वह लड़की बेहोश हो गई थी और उसके दोस्त लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और जितना हमें पता है फिर रुद्र बेटा आया और वह उसी के दोस्त थे शायद, महेंद्र सिंह ने कहा। क्या कहा? रुद्र आया था? क्या आप बलमाटोले गांव के सरपंच के बेटे रुद्र की बात कर रहे हैं? अजय ने कहा। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, महेंद्र सिंह ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त कहाँ पर है अभी? अजय ने कहा। वो उसकी दोस्त को होश नहीं आया था तो वह उसे लेकर अस्पताल गए हैं। अच्छा ठीक है, वैसे आपकी बहू का क्या नाम है? जी, तन्वी। तन्वी नाम है मेरी पत्नी का, कुलदीप ने कहा। क्या कहा तन्वी? अजय और माखन लाल दोनों ने एक साथ हैरानी से कहा। जी हाँ तन्वी, पर आप दोनों मेरी वाइफ का नाम सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? कुलदीप ने कहा। क्या तुम्हारी वाइफ रायुपा में जॉब करती थी, अदानी कंपनी में? अजय ने कहा। हाँ, पर आपको कैसे पता? कुलदीप ने कहा। इसका मतलब साहब यह वही रुद्र वाली तन्वी है, माखन लाल ने कहा। रुद्र वाली तन्वी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, कुलदीप ने कहा। कुछ नहीं, माखन लाल का कहना का मतलब ये था कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही आपकी पत्नी को ढूंढ लेंगे, अजय ने बात को पलटते हुए कहा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी ढूंढ दीजिए मेरी बहुरानी को, अभी तो घर में उसका अच्छे से गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही अशुभ घटनाएं होने लगी, ठाकुराइन ने रोते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्द ही आपकी बहू को ढूंढ लेंगे। माखन लाल, इनकी रिपोर्ट लिख लो और एक एक चीज लिखना कि कैसे क्या हुआ, कितने लोग आए थे रिसेप्शन में, सब चीजों की जानकारी चाहिए, समझे? जी साहब। अजय मन ही मन सोचने लगता है कि तन्वी तो रुद्र से प्यार करती थी तो उसने कुलदीप से शादी क्यों कर ली, और कुलदीप से ही क्यों, वह किसी और से भी तो कर सकती थी, आखिर दास गांव के सरपंच के बेटे से ही क्यों? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।